न्यू रियलिज्म थ्योरी या न्यू रियलिज्म अप्रोच। अब देखते हैं कि ये न्यू रियलिज्म क्या है। इससे पहले हमने रियलिज्म की बात की और अब देखते हैं न्यू रियलिज्म क्या है, जो कि 1960s और 1990s के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा जो है खास करके इसके ऊपर बात भी की गई न्यू रियलिज्म के ऊपर, कि जो हकीकत पसंदी है उसको नई शक्ल में जो है वो कुछ चेंजेस के साथ पेश किया गया और उससे कहा गया कि हकीकत पसंदी जो है वो अब नई होकर सामने आई है नए तरीके से, तो उसी को न्यू लिबरलिज्म का नाम दिया गया। अच्छा, अब न्यू रियलिज्म या नई हकीकत क्या है? नई हकीकत यही है कि दोबारा से वहीं पे बात आ जाती है कि दुनिया के अंदर अनारकी है। ठीक है, दुनिया के अंदर ये जैसे हमने देखा था कि जो रियलिस्ट हैं एक्चुअली में वो क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो बाय नेचर बुरा है, ऐसा ही है उनका, इंसान तो है ही बुरा। तो जब इंसान बुरा है तो उसकी बुराई को रोकने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, वो पावर को जो है वो गेन करना चाहिए। हर मुल्क ये कोशिश करता है कि पावर को गेन करे और अपनी पावर को जो है वो बढ़ाए, क्योंकि जो पावर की जो कर्ज है, जो चाहत है, ये कम नहीं हो सकती, एलिमिनेट नहीं हो सकती। अब ये उसी के ऊपर बेस करता है कि भाई देखिए आज जो दुनिया की जो रियलिटी है वो रियलिटी क्या है कि दुनिया का जो स्ट्रक्चर आज बन चुका है, ठीक है, इसी को जो न्यू रियलिज्म है इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म का नाम भी जो है वो दिया जाता है। तो कहा जो दुनिया का जो स्ट्रक्चर बन चुका, जो ढांचा बन चुका दुनिया का, वो ढांचा ही ऐसा है कि वो हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो है वो अनार्की है और वहां पे पावर पॉलिटिक्स हो रही है। और हकीकत में हम देखते हैं तो हमें भी ऐसा ही दिखाई देता है, खास करके जिस टाइम के दौरान इसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, केनेथ वर्ड्स ने जो है उसे एक्सप्लेन किया अपनी बुक के अंदर। तो उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो 1960 से 90s के बीच में क्या था, एक तो कोल्ड वॉर थी, ठीक है, और कोल्ड वॉर के के तौर पे दो पावर्स बनी हुई थी, एक साइड पे जो है वो रशिया था और दूसरी साइड पे अमेरिका था। तो बाइपोलर सिस्टम था। उस बाइपोलर सिस्टम के अंदर हर मुल्क जो है वो हकीकत में ये कोशिश कर रहा था कि अपनी जो पावर है, अपनी जो ताकत है उसको इंक्रीज किया जाए। अब जैसे अमेरिका था तो उसने क्या किया, अलायंसेस बनाए और लोगों को जो है वो थ्रेट किया, लोगों से मुराद यह है कि कंट्रीज को थ्रेट किया और थ्रेट करके अपनी पावर को इंक्रीज किया, कुछ ने बखुशी किया दोस्ती के थ्रू। और जो रशिया था उसने ममालिक के ऊपर कब्जा करके अपनी पावर को इंक्रीज किया कि एक मुल्क दूसरा मुल्क तीसरा मुल्क, जैसे सेंट्रल एशियन नेशंस के ऊपर उसने कब्जा किया, फिर अफगानिस्तान तक पहुंचा। तो इसका मतलब यह था कि उसने जो है, जो रशिया ने अप्रोच अपनाई वो भी पावर को गेन करने की थी, वो एक अप्रोच थी, और जो अमेरिका ने अपनाई इत्तेहाद बना के, अलायंसेस बना के, वो दूसरी अप्रोच थी। लेकिन हकीकत क्या है कि वो पावर की ही अप्रोच थी और अनार्की की वजह से थी। तो कहा जो दुनिया का स्ट्रक्चर बन चुका वो क्या है, उसमें हकीकत में पावर सब कुछ है और वो स्ट्रक्चर जो है वो अनार्की का है कि हर मुल्क अपनी पावर को जब बढ़ा रहा है तो साथ में जो एक, अब देखिए यहां पे लेट सपोज 3 कंट्रीज हैं। अब ये जो पहला कंट्री है, कंट्री ए, ठीक है, यहां पे ये कंट्री बी है और ये सी है। अब कंट्री ए अगर अपनी पावर को बढ़ाता है, अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाता है, अपनी जो है वो मिलिट्री पावर को बढ़ाता है अपने अलायंसेस के थ्रू, तो कंट्री बी नेचुरली जो है वो थ्रेट में आ गया। जब ये थ्रेट में आया तो इसको भी अब अपनी पावर बढ़ानी ही पड़ेगी, चाहे ये कंट्री सी के साथ अलायंस करे, यानी इत्तेहाद करके अपनी ताकत को बढ़ाए, ठीक है, या अपने आप को जो है वो सेल्फ हेल्प के थ्रू, ठीक है, सेल्फ हेल्प के थ्रू अपनी मदद करे और अपनी मदद आपके तहत अपने आप को पावरफुल करे ताकि ये मुल्क इसके ऊपर कब्जा ना कर सके या हमला ना कर सके। ये इसका थ्रेट है, ये इसका खौफ है कि अगर ये पावरफुल हो गया तो ये इसके ऊपर कब्जा कर लेगा। इसी तरह जब सी कंट्री इनको देख रहा है कि यार ये तो दोनों काफी तगड़े हो गए और ये तो किसी भी टाइम पे ये मुल्क मेरे ऊपर हमला कर सकता है या ये कर सकता है, तो ये भी अपने आप को पावरफुल करना शुरू कर देगा। तो हर कोई जो है वो हथियारों की रेस में लगा है, हर कोई हथियार बना रहा है, हर कोई इकोनॉमिकली जो है मुआशी तौर पर अपने आप को जो है वो मजबूत कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक अनार्की क्रिएट हो रही है। और अनार्की हमने स्टार्ट में बात की थी, एक सेंट्रलाइज पावर के ना होने की वजह से क्रिएट होती है। देखिए एक मुल्क में अनार्की कब क्रिएट होगी, एक मुल्क में अनार्की तब क्रिएट होती है कि जब एक गवर्नमेंट मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट के अंदर एक और गवर्नमेंट मौजूद है, यानी कि एक मुल्क है और उसके अंदर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी तहरीकें चल रही हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं, खैर ऐसी जो है मूवमेंट चल रही हैं जो कि उसको नहीं मानती। तो जब वो हुकूमत को मानेगी नहीं तो इसका मतलब हुकूमत की जो इंटरनल सुवरेनिटी है, अंदरूनी जो उसकी हाकिमियत है वो चैलेंज हो रही है। तो जब अंदरूनी हाकिमियत जो है वो चैलेंज होगी, इंटरनल सुवरेनिटी, तो उसके नतीजे के तौर पे स्टेट कमजोर हो जाएगी, ठीक है, और वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो खुद को मजबूत करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी जब कोई भी जो है वो सेंट्रलाइज पावर नहीं, जैसे अब यूएन खुद को कहता है कि वो सेंट्रलाइज पावर है, लेकिन हम भी देखते हैं कि वो गरीब ममालिक के लिए है लेकिन अमीर ममालिक का वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं, किसी को कोई रोकने वाला नहीं, अब कोशिश करते हैं जी ईरान जैसे मुल्क को जो है वो, कमजोर मुल्क को रोकें कि वो जो है वो एटमी हथियार ना बनाए। इसी तरह से पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ना बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बनाए और 1998 के अंदर धमाके किए। ऐसे ही इसका मतलब पाकिस्तान ने कौन सा सुना, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इंडिया ने बना लिए। ऐसे ही है कि अब अगर पाकिस्तान ना बनाता तो इंडिया का उसको थ्रेट था, लेकिन जब पाकिस्तान ने भी बना लिए तो अब यहां पे जो है
प्योर अनार्की क्रिएट होगी कि अब ये इसके ऊपर हमला भी नहीं करेगा, ठीक है। इसको न्यूक्लियर डिटरेंस भी कहते हैं, जिसको ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। तो अब इंडिया का पाकिस्तान को खौफ, पाकिस्तान का इंडिया को खौफ, और ये खौफ है, मजे की बात ये है कि जंग हो ना हो ये खौफ है, और इसी खौफ की वजह से पिछले 75 ईयर्स से दोनों मुल्क जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगे हुए, अपनी आर्मी को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, इकोनॉमी को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के थ्रेट की वजह से, ठीक है। और एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो अपनी फोर्सेस के ऊपर लगाते हैं। तो दुनिया के हर मुल्क में इसी तरह से हो रहा है, सेल्फ हेल्प के तहत जो है वो अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे मुल्क से जो है खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो क्या कहती है कि इंसान बुरा है, भाई इंसान बुरा है, आपने अपने आप को खुद जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से अनार्की का सिस्टम है। अनार्की के सिस्टम में सबसे ज्यादा चीज जो है, अब ये अनार्की के जो सिस्टम है इसी को कहा स्ट्रक्चरल रियलिज्म, कि अब स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका, ढांचा ऐसा बन चुका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि अब जो है वो ऐसा ही हो रहा है कि अमेरिका जिसको चाहता है जो मर्जी करता है, जो पावरफुल कंट्रीज है उनकी अपनी मर्जी चलती है। तो इसलिए एक थ्रेट क्रिएट हो चुका है। न्यू रियलिज्म जो है वो आज के ज़माने की एक रियलिटी है, और हकीकत में हम ये मानते भी हैं कि रियलिटी है आज के ज़माने की, कि 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर लगाए, इससे पहले 20 साल सोवियत यूनियन ने जो है वो लगाए, 10 साल लगाए अफगानिस्तान के अंदर। तो जिसका जो पावरफुल कंट्री है दिल करता है वही करता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। अब ये जो एक्सप्लेन करता है, क्या करता है जी, पावर स्टेट्स को एक्सप्लेन करता है कि जो पावर स्टेट्स हैं आज के जमाने में वही सब कुछ हैं, जिनके पास पावर है उन्हीं के दोस्त भी हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जिसके पास पैसा है जी या जिसके पास ताकत है तो उसी के पास जो है ना, उसके पास जो है वो फ्रेंड्स भी ज्यादा होंगे, फ्रेंड सर्कल भी होगा, उसी को फायदा होगा, वही सर्वाइव करेगा। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि लोग अगर कोई CSS करता है, कोई PMS करता है, तो इसीलिए कि उनके पास जो है पावर इंक्रीज हो, वो उसको यूटिलाइज करें, चाहे रॉन्ग वे में या राइट वे में वो उसे यूज करें, कि आज आपको ठीक करने के लिए भी जो है वो ताकत की जरूरत है। अगर ताकत नहीं तो आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते, ये कहा जाता है, ठीक है। और ये बिहेवियर है IR के अंदर, अब ये बिहेवियर डेवलप हो चुका मुमालिक का ऐसा, ठीक है। तो जो डिबेट है वो क्या है, अनार्की की है और सेल्फ सिक्योरिटी की है, कि आप मुल्क में अनार्की है, पूरी दुनिया के अंदर अनार्की है, और आपकी जो सेल्फ सिक्योरिटी है वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ सिक्योरिटी को जो है वो इंप्रूव किया जाए ताकि अनार्की का मुकाबला किया जा सके। अब यहां पे दो तरह की फिर अप्रोचेस आती हैं इसके अंदर जो है न्यू रियलिज्म के अंदर, एक डिफेंसिव अप्रोच है और दूसरा ऑफेंसिव अप्रोच है, कि आपने खुद को ताकतवर क्यों करना है, इसलिए कि आप अपना डिफेंस कर सकें। जैसे मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में, कि अगर ये पाकिस्तान है, ठीक है, और दूसरी साइड पे इंडिया है, तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम क्यों बनाया, इसलिए कि वो डिफेंस कर सके, ठीक है। तो दूसरी साइड पे अगर इंडिया है तो हमें इंडिया का डर था, इस वजह से हमने क्या किया जी, बना लिया। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी ताकत को इसलिए बढ़ा रहा है कि अपनी ताकत को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, और करता है वो ऑफेंसिवली उसे यूज करता है कमजोर ममालिक के खिलाफ, दूसरे ममालिक के खिलाफ अपनी आप मनवाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना असर बढ़ाने के लिए वो उसे इस्तेमाल करता है, वो अपने असर के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि भाई रियलिस्ट क्या मानते हैं, न्यू रियलिस्ट, कि भाई या तो डिफेंसिव वे में आप जाओ या ऑफेंसिव में जाओ, लेकिन आपको जो है वो ताकत चाहिए। आज की जो हकीकत है वो क्या है, वॉर हकीकत है कि दुनिया में जंगें हो रही हैं, ये हकीकत है। और हर टाइम देखिए, हर टाइम आप जो भी स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि खौफ है यार, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ये खौफ है। इसी को अनार्की कहते हैं, कि कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों? कि अगर आपने जैसे लेट्स सपोज, क्योंकि आज भरोसा क्यों नहीं रहा, अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा करे तो सवाल है क्यों करे, कि आज अगर PTI की गवर्नमेंट यहां मौजूद है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, आज PTI की गवर्नमेंट मौजूद है, जाती मुफाद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कल यहां गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। तो आज अगर ये प्रोटेक्ट कर रही है इंडिया को, ठीक है, तो इसका मतलब है कल जो दूसरी गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करेगी, ये कहां से जो है ना आएगा, ये तो सवाल पैदा नहीं हो सकता। वो क्या क्या मुखालिफ हो, लेट्स सपोज यहां पे पाकिस्तान के अंदर अगर हुकूमत आती है किसी इस्लामी जमात की, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर तो सीधी सीधी जंग है, कि वो कहेंगे चलो जी जिहाद करते हैं और जिहाद करके कश्मीर को आजाद करवाते हैं। तो नतीजे के तौर पर यहां पर क्या होगा। इसी तरह से इंडिया के अंदर अब जैसे BJP की हुकूमत है, तो BJP क्या है, हिंदुत्वता को अगर प्रमोट कर रही है, तो वहां पे जो दूसरी नेशनैलिटीज है उनके लिए मुश्किलात नेचुरली जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर और कोई ऑर्थोडॉक्स गवर्नमेंट यहां पे आ जाती है तो मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो मुल्क जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो जब चीजें जो है वो वेरिएबल हो चुकी हैं अब जो है वो, तो इसका मतलब यह है कि फिर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और ट्रस्ट डेफिसिट हो गया यहां पे। तो ट्रस्ट डेफिसिट ही वो चीज है जो खौफ पैदा करती है, ठीक है, और खौफ जो है वो फिर सेल्फ प्रोटेक्शन के ऊपर अपनी मदद आपके तहत जो है वो बात करता है। बैलेंस ऑफ पावर आज एक रियलिटी है कि हर मुल्क पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है,
रहा है, पावर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, अलायंसेस बन रहे हैं। अच्छा, आर्म रेस है, आप देखें जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात कर लें, कितनी ज्यादा आर्म रेस है, ठीक है। साउथ कोरिया की आप बात करें आर्म रेस की। इसी तरह से सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं कि अफगानिस्तान को कहा जाता है जी अफगानिस्तान जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, फला फला फला, ये तो इस तरह कहा जाता है। तो इसका मतलब ये रियलिटीज हैं आज की दुनिया की, इसीलिए जो न्यू रियलिस्ट हैं वो इनके ऊपर बात करते हैं कि भाई वॉर्स को रोकना है, बैलेंस ऑफ पावर है, अलायंसेस बढ़ाने हैं, आर्म रेस को रोकना है, तो इसके लिए हमें पावर चाहिए, ताकत चाहिए। अब ये जिस टाइम पे जो न्यू रियलिज्म की थ्योरी आई, उस टाइम पे कोल्ड वॉर अपने पीक पे थी, यानी अमेरिका और रशिया जो है, जो सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता था, वो उस टाइम पे दुनिया के लिए वैसे एक थ्रेट थे। बाइपोलर सिस्टम बना हुआ था और एक टाइट बाइपोलर सिस्टम उस टाइम पे बना हुआ था, ठीक है। और न्यू रियलिज्म जो है वो उस टाइम पे उन्होंने जो है रोल प्ले किया 1970s के बाद। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों ने अपनी ताकत को बढ़ाया, रशिया ने बढ़ाया दूसरे ममालिक के ऊपर कब्जा करके, जंग करके, और अमेरिका ने बढ़ाया असर करके, उनको ब्लैकमेल करके, ठीक है जी, उनको कुछ ना कुछ मराहत दे के, कुछ फायदे दे के। जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हुआ, क्यों? पैसों की वजह से, सिंपल ऐसे ही है। तो ये चीजें जो हैं उस टाइम पे हमें देखने को मिली। और 1989 के बाद क्या हुआ कि यूनिपोलैरिटी आ गई, क्योंकि जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स कर गया और उसके नीचे के तौर पे जो यूएस है, अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना। जब अमेरिका सुपर पावर बना तो उसके लिए तो बेहतरीन मौका था, वो तो पहले से तैयार था पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो उसने क्या किया, अपने इन्फ्लुएंस को मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया। और किसके ऊपर जी? धमकियों के ऊपर, कि भाई आप मानो, जैसे अब हम ये कहते हैं 9/11 की बात करते हैं कि भाई जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, तो हमें क्या कहा गया जी, फोन कॉल की गई, आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है। तो ये एक थ्रेट था पाकिस्तान के लिए, ठीक है। जब थ्रेट था तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया जी, हाँ की कि भाई हाँ हम आपके साथ हैं वॉर एंड टेरर के ऊपर। इसका मतलब उसने थ्रेट के थ्रू हमें अपने साथ किया। तो उसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया बहुत से ममालिक में। तो वो जो है वो पोलैरिटी फिर चेंज हो गई। एक साइड पे अनार्की है, दूसरी साइड पे हायरार्की। अब देखिए हायरार्की के अपोजिट है अनार्की। हायरार्की का मतलब ये है कि अगर हम ये मानते हैं, जैसे हमने सिस्टम थ्योरी के अंदर स्टडी किया था, कि अगर यूएन मिल एक गवर्नमेंट बनाता है, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू, और यही उसका मेन गोल भी है कि वो आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद खुद को मजीद जो है वो पावरफुल करे और दुनिया के अंदर उसका रोल हो, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है कि देखिए जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी तो फिर हिरार्की होगी, फिर पावर स्ट्रक्चर होगा, फिर हर एक के पास एक पावर, एक डिफाइंड पावर होगी, जिसे हम कहते हैं एसओपीज प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स होंगे जिसके तहत उन्होंने काम करना है। लेकिन जब ऐसा नहीं है, सेंट्रलाइज पावर नहीं है, तो फिर अनार्की है, थ्रेट है, फिर हर कोई अपनी मदद आपके तहत बढ़ेगा। तो दो पिलर्स जो है वो रियलिज्म, न्यू रियलिज्म के जो है वो मौजूद हैं। एक थ्रेट है, खौफ है, और दूसरा जो है सेल्फ हेल्प है। उसी खौफ की वजह से जो है वो हर मुल्क अपनी मदद आपके तहत खुद को पावरफुल कर रहा है। अब स्टेट पावर को अगर हम डिफाइन करें कि एक मुल्क की ताकत क्या होती है, तो उसकी जो स्टेट पावर है वो उसकी इकोनॉमिक पावर होती है कि एक मुल्क माशी तौर पर कितना ताकतवर है। आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें तो हमें नजर आएगा, ठीक है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास कितने ज्यादा हैं, और अगर हैं भी तो वो उसके काम के हैं कि नहीं, कि वो हम खुद निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। उसकी डेमोग्राफिक्स जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलिट्री पावर जो है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी उसकी क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करती हैं एक स्टेट पावर को, एक मुल्क की ताकत को जो है वो डिफाइन करती हैं। तो जिसमें ज्यादा होगा, जाहिर बात है वो उसकी पावर भी ज्यादा होगी। तो रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या फैक्टर दिखाई दे रहा है? एक साइड पे इंटरनल फैक्टर है, दूसरी साइड पे एक्सटर्नल फैक्टर है। कि इंटरनल फैक्टर कैसे है, एक साइड पे डिफेंसिव अप्रोच है और दूसरी साइड पे ऑफेंसिव। गो कि दोनों ही एक का पार्ट है, लेकिन हल्का सा अगर हम डिफरेंस समझें तो एक साइड पे पहले जो रियलिस्ट थे वो ये कहते थे कि इंसान नेचर में बुरा है, इसलिए आप जो है डिफेंस के लिए जो है खुद को ताकतवर करो। अब जो है वो अप्रोच डिफरेंट होगी। अब ये कहा गया कि आप अपने आप को ताकतवर करो ताकि आप मजीद जो है अपनी ताकत को बढ़ा सको और दूसरे वाले के ऊपर जो है वो ज्यादा कब्जा कर सको या उसको एक्सप्लॉइट कर सको। तो आज ये थ्योरी जो है वो चेंज हो रही है। तो हकीकत में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके अंदर जो है ताकत का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, और इसी के ऊपर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाता है और दूसरे मुल्क के साथ जो है वो उसके रिलेशंस बिल्ड होते हैं और फॉरेन पॉलिसी को ड्रॉ करता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास जो अप्रोच आती है, जो थ्योरी है, उसको कहते हैं जी पोस्ट मॉडर्निज्म। गो कि ये एक थ्योरी तो नहीं, या पोस्ट मॉडर्निज्म एक रियलिटी है, एक ऐसी यही थ्योरी है जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो रियल में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म और आईआर क्या है। कि जैसे हमने कहा आईआर में हर जो थ्योरी है वो असर रखती है और उसका इंटरनेशनली जो है, नेशनली तो असर होता ही होता है क्योंकि पहले नेशनली होगा फिर इंटरनेशनली होगा, उसका असर है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, अब उसको जरा समझिएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म बेस करती है डिसट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे एक मेन डिफरेंस आप समझिएगा आगे बढ़ने से पहले, कि इससे पहले आपने जितनी थ्योरीज पढ़ी वो थ्योरीज
ममालिक के असर को जो है वो डिबेट में लाती थी और उसके ऊपर बात करती थी। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये ज़्यादातर जो है वो जिसको ज़्यादातर स्टडी किया जाता है वो किया जाता है आर्ट के अंदर, कल्चर के अंदर स्टडी किया जाता है इसको, लिटरेचर के अंदर इसको स्टडी किया जाता है, फिलॉसफी के अंदर इसको स्टडी किया जाता है। यानी एक ये लिटरेरी मूवमेंट आप इसे कह सकते हैं। गो कि लिटरेरी मूवमेंट थी लेकिन अब ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये लिटरेचर के अंदर जो है ना, जैसे आप देखें कि नया आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हो गया, पूरी दुनिया का जो है रंग ढंग बदल गया, आप कपड़े पहनने का ढंग देख लें वो बदल गया, लड़के लड़कियों जैसे, लड़कियां लड़कों जैसी, ठीक है। तो बहुत से फैशन मिक्स हो गए, ये सारा कुछ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं रहा। इसको जरा एक मिनट के लिए आप समझिएगा। डिस्ट्रस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो गई है। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या है कि भरोसा न करना, क्योंकि ये मानते हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, जो कि 1980s के बाद जो है वो इसने बड़ा जो है पावर पकड़ी और आज भी मौजूद है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट के मानने वाले हैं कि भाई भरोसा नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। रियलिस्ट भी यही मानते हैं कि भरोसा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की ज्यादा बात हो रही है तो ये कहते हैं भाई कोई चीज फिक्स है ही नहीं, कुछ भी जो है वो फिक्स नहीं है, हर चीज बदल रही है, हर चीज चेंज हो रही है। इसके अलावा बहुत मजे की बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स कहां से आए, ये क्वेश्चन करते हैं वो स्टैंडर्ड्स कहां से आए। तो कहा जाता है वो स्टैंडर्ड्स हिस्ट्री से आए। ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स हिस्ट्री से आए। तो ये कहते हैं नहीं मानते हिस्ट्री को। फिर ये कहते हैं वो स्टैंडर्ड्स कहां से आए, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, कहा जाता है वो स्टैंडर्ड्स फिलॉसफी से आए। कहा जाता है हम नहीं मानते फिलॉसफी को। फिर कहा जाता है वो स्टैंडर्ड्स कहां से आए, कहा जी वो स्टैंडर्ड्स जो है वो कल्चर से आते हैं। कहा नहीं मानते कल्चर को। मेरी बात को समझ रहे हैं, यही रियलिटी है। पोस्ट मॉडर्निस्ट यही मानते हैं, वो हिस्ट्री को नहीं मानते ये वो मानते हैं, वो फिलॉसफी को नहीं मानते ये वो मानते हैं, वो कल्चर को नहीं मानते ये वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया। वो ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स सेट हो गए कि भाई मैं अमीर तुम गरीब, फला बंदा ऐसा फला जे वो जो स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए वो किसने किए स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हम आलू को आलू कहते हैं वो किसने कहा, और जो प्याज को प्याज कहते हैं वो किसने कहा। इसी तरह से हम अगर एक इंसान है, ठीक है, इंसान की बात करते हैं तो इंसान हम कहते हैं जी ये बाजू है। अब सवाल ये है कि इसको बाजू किसने कहा, हम टांग को भी तो बाजू कह सकते थे। ये वही बात करते हैं, ठीक है। ये उसी तरह से बात करते हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए जो हिस्ट्री के अंदर सेट हो गए और हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए अब कहानी फॉलो वाली खत्म होनी चाहिए। हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे और उन्हीं को जो है फॉलो करेंगे। लोग हमें फॉलो करते हैं तो करें, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्निस्ट हैं, हम पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखिए, हम ये कहते हैं कि भाई जो लड़का है हम ये कहते हैं उसको बाल छोटे रखने चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, या जो लड़कियां हैं उनका एक अपना स्टाइल है। तो आज हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों जैसा पहनावा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। वो कहते हैं हम पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, भाई हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे हम तो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, हम तो उन्हें मानते नहीं। तो हर पुरानी चीज को ये चैलेंज करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट और उसको नहीं मानते। क्यों? कि वो सेट स्टैंडर्ड है। ये कहते हैं कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया के अंदर, वही स्टैंडर्ड है जो आप फॉलो करते हैं और वही हकीकत है जो आप फॉलो करते हैं। क्योंकि जो पुरानी हकीकतें हैं वो तो हकीकत है ही नहीं, वो आपने क्रिएट नहीं की। तो हकीकत वो होगी जो आप खुद देखेंगे, खुद क्रिएट करेंगे। समझ गए मेरी बात को? जिसको हम कहते हैं जी फिलॉसफी के अंदर जी पोस्ट प्रेगमेटिज्म भी हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली जिसको हम कहते हैं कि भाई वो प्रेगमेटिक हैं वो सारे के सारे। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलॉसफी अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी किसके ऊपर बेस कर रही है। एक साइड पे मॉडर्निज्म है, दूसरी साइड पे पोस्ट मॉडर्निज्म। अब मॉडर्निज्म मॉडर्निटी कि दुनिया मुसलसल जो है वो तरक्की कर रही है और उसके नतीजे के तौर पे खुद ही आर्ट एंड कल्चर चेंज होता जा रहा है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये उसी की और ज्यादा जो है नॉर्मली हम अपनी आसानी के समझने के लिए कहते हैं उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है। मॉडर्निज्म की बिगड़ी हुई शक्ल की, मॉडर्निज्म में किसी ने अगर जीन्स पहनी लेट्स सपोज तो वो मॉडर्निज्म था, लेकिन किसी ने उसको फाड़ के पहन लिया तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म बन गया, ठीक है। इसी तरह से पहले जैसे अगर कोई कानों में कोई पहनता था कुछ, ठीक है, तो वो लड़कियां पहनती थी, अब लड़के पहनते हैं, इसका मतलब वो उसकी बिगड़ी हुई शक्ल हो गई। अब बालों के आप स्टाइल देख लें, वो जो बालों की स्टाइल, जैसे हमने कहा ना ये स्टाइल से ज्यादा रिलेट करती है। तो अब पहले स्टाइल कुछ और थे जो कि अच्छा बनाते थे, अब वो कुछ और तरह के हो गए। तो वो जो स्टाइल कुछ और तरह के हो गए, वो अजीबो गरीब किस्म के, तो वो जो अजीबो गरीब किस्म के हैं वो उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। होप सो आपको इतनी कहानी तो समझ आई होगी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट एक बहुत ही मजे की है, वो है डीकंस्ट्रक्शन।
यानी कि चीजों को तोड़ना, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उनको तोड़ना, नथिंग इज फिक्स्ड, रिकंस्ट्रक्ट करना। अब जैसे मैंने कहा कि किसी ने अगर ये कहा कि यहां पे देखिए इस साइड पे कहता हूं कि ये जो है ये एक लड़की है, इसके बड़े बड़े बाल हैं, और दूसरी साइड पे ये एक लड़का है, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं, जो लड़की है वो कमजोर है और लड़की जो है वो, लेट्स सपोज ये मुआशरा कह रहा है, प्लीज मेरे पे तनकीद ना करिएगा, तो लड़की कमजोर है जी, वो जॉब नहीं कर सकती, वो घर में रहेगी, वो घरदारी करेगी, ठीक है, घरदारी हम जिसे कहते हैं। दूसरी साइड पे जो लड़का है वो आउटडोर है, वो बाहर जा सकता है, वो 3-3 4-4 शादियां कर सकता है। गो कि हम रिलीजियस को यहां पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट मजहब को तो मानते नहीं है ना, जो मॉरल वैल्यूज हैं वो मजहब डिफाइन करता है, जबकि ये मजहब को नहीं मानते, तो इसलिए हम जो है वो लिबरल डिबेट कर रहे हैं। तो लड़का जो है वो 2-2 3-3 शादियां कर सकता है, अफेयर चला सकता है, बाहर जा सकता है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये कहते हैं ये स्टैंडर्ड किसने सेट किए भाई? ये जो कंस्ट्रक्शन थी, आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लड़की को इस रोल में कंस्ट्रक्ट कर दिया और लड़के को इस रोल में कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्यों किया कंस्ट्रक्ट? सवाल है क्यों किया? आप इसको उल्टा भी तो कर सकते थे कि आप लड़की को लड़का कह सकते थे और उसको 3-3 4-4 शादियों की इजाजत होती, वो बाहर जाती, वो तगड़ी होती, वो घर बार पालती, और मर्द घर में जो है वो कुकिंग करता, घर बार देखता, बच्चे शच्चे देखता, ठीक है। ये तो आपने इसको स्ट्रक्चर दे दिया ना, स्ट्रक्ट कर दिया। हम ऐसा करते हैं, इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, यानी इसको डीकंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि हम इस इमारत को जो बनी हुई है, जो आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनी हुई है, उसको हम गिराते हैं। उसको हम जब उस इमारत को गिराएंगे तो वो इमारत फिर हम अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। क्यों? कि कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हम जो बाजू है उसको टांग कहेंगे और जो टांग है उसको जो है वो बाजू कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हम पुराने स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते भाई, समझ गए? तो हर वो पुराना स्टैंडर्ड जो मौजूद है उसको इन्होंने क्या किया? उसको इन्होंने तोड़ दिया। क्यों? कि वो हमने सेट किया था किसी ना किसी टाइम पे। हमने, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आलू को किसी ने आलू फर्स्ट टाइम कहा तो स्टैंडर्ड बन गया कि आलू खाना चाहिए, प्याज उसके अंदर डालना चाहिए। अब अगर कोई ऐसा कहता कि भाई आलू को आप पहले डालें, मसाला बनाएं और उसके बीच में जो है उसमें प्याज डाल दें, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये किसी टाइम पे सेट हुए। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं स्टैंडर्ड्स कुछ भी नहीं है, इनको तोड़ो और नए सिरे से जो आपकी रियलिटी है वो बनाओ। यहाँ पे सिंपल ये डिबेट है, ठीक है। नो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो रियलिटी है, कुछ सच नहीं। जो आप आज देख रहे हो वो साइंस के अंदर भी सच नहीं है, आर्ट्स के अंदर भी नहीं है, हिस्ट्री के अंदर भी नहीं है, लिटरेचर के अंदर भी नहीं है, क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है, वो पुराने स्टैंडर्ड्स के ऊपर मौजूद है। साइंस आज जो एक्सपेरिमेंट करती है वो कहती है पुराना खराब था, इसका मतलब चेंज हो गई। कल जो करेगी, नए आने वाले लोग कहेंगे पुराने साइंस जो है वो खराब थी, वो उसको चेंज कर देंगे, इसका मतलब हर चीज चेंज हो रही है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है ही नहीं, कोई सच्चाई है ही नहीं, तो आप किसको फॉलो करेंगे? देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन द वर्ल्ड। समझ गए कि कोई जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, कोई जो पर्पसफुलनेस है, ऐसा कुछ नहीं है भाई दुनिया के अंदर। ये पर्पस शर्पस टाइप की चीजें पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं मानते। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर्पस रियलिटी है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। रियलिटी वही है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ठीक है। वो एक मूवी भी है इंडिया के, मुझे उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसको प्रमोट करते हैं कि आप उसी चीज को माने जो आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेट्स सपोज अपनी सेंसेस का यूज करके, जैसे जो है वो एम्पिरिसिस्ट करते हैं, जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं, ये प्रेगमेटिक्स करते हैं कि भाई लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि एक पत्थर है। पत्थर क्या है जी? हमने किताब में पढ़ा पत्थर जो है वो सख्त है, हमने उसे मारना शुरू कर दिया। हमने जो माना इसे हमने गलत माना। क्यों माना? पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि हम खुद इसे छुएंगे अपने हाथ से और हम कहेंगे हाँ ये पत्थर है। समझ रहे हैं? शेर जो है वो एक सख्त जानवर है, एक बहुत ही जो है वो खतरनाक किस्म का जानवर है। किसने कहा? किताबों ने कहा। इसका मतलब ये हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, हम एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे कि शेर खतरनाक है, खुद अपना जो है हाथ जाके उसे पेश करेंगे, वो काटेगा, फिर हम कहेंगे हाँ वाकई में यार शेर खतरनाक है, कुत्ता खतरनाक है। तो जो स्टैंडर्ड्स है उनको ये नहीं मान रहे। समझ रहे हैं इस चीज को? जो खुद ये देख रहे हैं उसी वही रियलिटी है और कुछ रियलिटी नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट इन नेचर जो है सब कुछ जो है वो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, नहीं जो देख रहे हैं वही है। मॉडर्निटी के ऊपर फोकस है, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है, आर्ट कल्चर स्टाइल आइडियोलॉजी समझ रहे हैं, और मूवमेंट्स के ऊपर जो है इनका फोकस ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है अब हैं, वो जो पुरानी आइडियोलॉजीज है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये उसको मानते नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो नाम है डीकंस्ट्रक्शन का, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का, पुराने थॉट्स को खत्म करने का, ठीक है। नए ख्यालात, जिद्दत जिसे हम कहते हैं कि जदीदियत वाले लोग हैं, जिद्दत को मानते हैं। अ मूवमेंट फॉर
मॉडर्निज्म, कि ये एक पूरी की पूरी तहरीक है जो मॉडर्निज्म के लिए जो है वो चल रही है। न्यू लिबरलिज्म वर्सेस जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम बात करें तो हमें बहुत सी सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी कि न्यू लिबरलिज्म भी ऐसी बातें करते हैं, वो इकोनॉमी में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन आजादी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट भी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, आजादी की, तरक्की की, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इनका जो फोकस है वो लिबर्टी के ऊपर, खास करके इकोनॉमिक लिबर्टी के ऊपर बहुत ज्यादा है पोस्ट मॉडर्निस्ट का, बिल्कुल उसी तरह जिस न्यू लिबरल्स का है। आर्ट और डिजाइन में नई नई चीजें हैं और ह्यूमन लाइफ जो है उसके अंदर जो है वो मॉडर्निटी है, ये इनका फोकस है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो आर्ट कल्चर ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बिजनेस, फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा ये तो मानते नहीं है, लेकिन ये अपनी जो क्रिएशन है उसको मान रहे हैं, जो रियलिटी अपनी ये देख रहे हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं। और एक्चुअल में जो पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ था वो म्यूजिक से स्टार्ट हुआ था, कि जो 1960s का जो म्यूजिक था, ठीक है, जो म्यूजिक बैंड्स जो खास करके उस टाइम पे अमेरिका के अंदर मौजूद थे, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे उन जो म्यूजिशियंस थे, जो बैंड्स थे, उन्होंने नए नए जो है वो कपड़े पहनना शुरू कर दिए, बहुत ही रंग बिरंगे भड़कीले से अपने बाल को लंबा कर लिया, जिसको खास करके हिप्पीज जो है वो हमने डिस्कस किया था अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, अगर आपने देखी भी है अमेरिकन हिस्ट्री सीरीज, तो उसके अंदर जिन्हें हिप्पीज कहा जाता था वही हिप्पीज पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, जो आज पूरे का पूरा कल्चर जो है ना पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोप के अंदर जो है वो थ्योरिस्ट ने इसे अडॉप्ट किया 1970 के अंदर, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जो थे, फिलॉसफी में, लिटरेचर में इसे अडॉप्ट किया, और इसमें खास करके ये जैक्विस ड्रेडा जो है इसका बहुत ज़्यादा, और फुकॉल जो है इनका बहुत ज़्यादा नाम आता है कि इन्होंने जो है वो पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यूनिवर्सल नॉलेज के ऊपर ये जोर देते हैं कि भाई ये किसी एक मुल्क की मिरास नहीं है नॉलेज, बल्कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो नॉलेज है। लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, साइंस के ऊपर बात करते हैं, फिलॉसफी के ऊपर बात करते हैं कि यही चीज़ें जो हैं वो दुनिया की रियलिटी हैं, क्योंकि हम इन्हें देख पा रहे हैं और हम इन्हें प्रूव कर पा रहे हैं, और बाकी कुछ भी रियलिटी नहीं है। बात करते हैं की प्रिंसिपल्स की पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, के पोस्ट मॉडर्निज्म की जो की प्रिंसिपल्स वो क्या है। सबसे पहली बात है रिजेक्शन ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है जी, सॉरी रैशनलिज्म, रीजन, यानी कि ये मानते हैं जो रीजन के थ्रू जो चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं, अकल के थ्रू, ठीक है, उसका ये इनकार करते हैं। क्यों ये मानते हैं कि अकल, अब जिसने फिलॉसफी पढ़ी है तो वो तो उसको ज्यादा आसानी से समझ सकेगा कि फिलॉसफी के अंदर दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो बात करता है रीजन की, ठीक है, वो कहता है कि अकल जो है या मंतक जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर, जो मंतक की ताकत है, अकल की जो ताकत है, उसके थ्रू आप चीजों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं, वर्ल्ड की रियलिटीज को समझते हैं रीजन के थ्रू। दूसरी साइड पे एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि हर चीज जो है वो आप अपने तजर्बे की बेस के ऊपर सीखते हैं। प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल लोग जिनको कहा जा रहा है, ठीक है, आप जब तक कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं मान सकते। आग जलाती है या आग गर्म होती है, ये आपने पढ़ा, ये गलत है। आप जब इसका खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है, और इसी को पोस्ट मॉडर्निस्ट मानते हैं। तो वो रीजन को नहीं मानते, वो अकली दलीलों को नहीं मानते, वो कहते हैं भाई जो चीज एक्सपीरियंस में है, एक्सपीरियंस करके प्रूव हो रही है, ठीक है, वही चीज हकीकत है, इसलिए रिजेक्शन करते हैं रैशनलिज्म की। अच्छा, इसके अंदर लोकलिज्म मौजूद है, रीजनलिज्म मौजूद है, ठीक है, वहां पे उसके ऊपर से डिबेट होती है कि ये दूर की बातें तो मानते हैं नहीं कि भाई फलां ये था, फलां ये था, ये मानते हैं जो इनको नजर आ रहा है वही रियलिटी है, जो लोकल में इनको रियलिटी नजर आती है। क्योंकि ये इनलाइटमेंट जो थिंकर्स हैं, जो रोशन ख्याल थिंकर्स थे, रोशन ख्याली का मतलब क्या है कि जो अप्लाई करते हैं रीजन को चीजों के ऊपर, रीजन को या फिलॉसफी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसको तो नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं भाई जो रोशन ख्याली है वो तो सारे गलत लोग थे, वो तो अपने दिमाग से चीजों को घटते रहे, कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं, अपने से खुद से कुछ चीजों को जांचा नहीं, तो इसका मतलब ये वो जो है ना वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। तो ये इसको, इसलिए इसके अंदर लोकलिज्म मौजूद है, रीजनलिज्म मौजूद है। अच्छा, एंटी एसेंशियलिज्म है, विदाउट इनर मीनिंग। एसेंस किसे कहते हैं जी? एसेंस कहते हैं किसी भी चीज के जौहर को, कि जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी हमारी जो प्यास है वो खत्म करता है, तो जो प्यास खत्म करने की उसकी एबिलिटी है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि हम पानी उसी के लिए पी रहे हैं, तो वो उसका एसेंस है, वो उसका जौहर है। जैसे इंसान की बॉडी है तो उसके अंदर रूह जो है वो उसका एसेंस है। तो ये एसेंसिज्म को, ये रूह को मानते नहीं है, मजहब को मानते नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एसेंस है वो तो रिलीजन बताता है, तो ये रिलीजन को भी नहीं मानते, मोरालिटी को भी नहीं मानते, ठीक है। ये कहते हैं वही मोरालिटी है जो आप सेट कर रहे हैं, जो सेट मोरालिटी है ऐसा कुछ भी नहीं। और ये कहते हैं खास करके कि अगर किसी एक इलाके के अंदर रियलिटी कुछ और है तो दूसरे के अंदर रियलिटी कुछ और है। यानी एक कल्चर में अगर कोई चीज जो है वो अगर कहीं पे टैबू है, ठीक है,
कि वो मना है, वहां पे वो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल लेते हैं होमोसेक्सुअलिटी की, कि अगर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन है, पाकिस्तान के अंदर खत्म है, क्योंकि इनका कल्चर यानी पाकिस्तानी कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन यही कल्चर जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है। इसका मतलब जो यूरोप के अंदर मौजूद है, क्यों मौजूद है? क्योंकि वहां पे वो टैबू नहीं है। सो एक एरिया का टैबू दूसरे का नहीं हो सकता, इसलिए जो है एसेंशियलिज्म कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फिक्स स्टैंडर्ड है ही नहीं चीजों का, ठीक है। इसके अलावा क्या है जी, नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं। जैसे मैंने कहा पर्पस, जैसे हम कहते हैं ना जो पर्पस है यार, इंसान एक मकसद के लिए जिंदगी में आया, वो आता है जी, काम करता है, मकसद, खास करके रिलीजन्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है मजहब जो है कि भाई मकसद कोई चीज होती है। ये कहते हैं मकसदियत नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है भाई, अपने आप को इससे निकालो, जो आप देख रहे हो वो हकीकत है। इसे से मानते हैं कि जो साइंटिफिक है, ठीक है, या हिस्टोरिकल ट्रूथ है, वो कुछ नहीं है, कि नो साइंटिफिक नो हिस्टोरिकल ट्रूथ। ट्रुथ क्या है? जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो ट्रुथ नहीं है, जो सब्जेक्टिव रियलिटी है वही जो है वो ट्रुथ है हकीकत में, और कुछ नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इवन उसके अंदर अगर रीजन है या लॉजिक है तो वो क्या है जी, वो भी इंसान को जो है वो एक गाड़ी की तरह ड्राइव कर रहा है प्रोग्रेस के लिए, लेकिन उसको भी हम जो है उसका भी भरोसा नहीं कर सकते, और वो भी जो है वो एक सस्पेक्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए, बाकी वो भी रियलिटी नहीं है। रीजन और लॉजिक जो है सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि अगर करंट चीजों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये रीजन और लॉजिक नाम की भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। नो सच थिंग एज ट्रुथ। अब ये बहुत मजे की बात है, और ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एरिया का जो टैबू है पोस्ट मॉडर्निस्ट उससे नहीं मानते कि कुछ सच्चाई कुछ भी नहीं है भाई। आज आपने जिसको सच्चाई कहा, कल साइंस उसको कहेगी कि वो गलत था। आज जो जिसको आपने कुछ और कहा वो कल चेंज हो जाएगी, क्योंकि रियलिटीज जो हैं, हकीकत में जो रियलिटीज हैं वो वक्त के साथ साथ बदल रही हैं। तो जब रियलिटीज वक्त के साथ बदल रही हैं तो उसका मतलब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो उसको मानना क्यों, ठीक है। अच्छा, रीजन और लॉजिक को जिसने कहा डिनाइल है, रिजेक्शन है फिलोसफेटिकल फंडामेंटलिज्म की, ठीक है जी। ये उसको मानते हैं कि जो फिलोसफी ने जो ग्राउंड्स बनाए थे, जो दीवारें बनाई थी, उसके ऊपर हमने पता नहीं बड़े बड़े थॉट्स क्रिएट कर दिए, ये सब गलत है भाई, इसको गिराओ, डीकंस्ट्रक्ट करो, सबको तोड़ो इसको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो देख रहे हैं वही हकीकत है, डीकंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म जो है वो बहुत ही तबाही की हैं। तबाही से मुराद ये है कि वो अगर वो भी अब बात यहीं पे है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहीं ना कहीं सच ही कहते हैं कि वो शायद अगर एज ए पाकिस्तानी हम देखेंगे तो हमें कुछ और दिखाई देंगे, और अगर हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हैं, तो हमें वो सच्चाई कुछ और दिखाई देगी, क्योंकि सच्चाई अपने आप को चेंज कर रही है। इसने लिबरलिज्म को प्रमोट किया, मजहब से बहुत दूर कर दिया, रिलीजन नाम की चीज खत्म हो गई, ठीक है। एंड ऑफ पर्पसफुलनेस लाइफ में खत्म हो गया, पर्पस ही कोई नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर कल्चर को बहुत प्रमोट कर दिया, खाते जाओ, कमाते जाओ, खाते जाओ, लगाते जाओ। और सोशल मीडिया का दौर देखिए आप, कैसे कैसे सोशल मीडिया ने जो है वो एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट कर दिया कि वो दिखाता है चीजों को, वहीं से खरीदारी हो रही है, वहीं से सब कुछ हो रहा है, मॉडर्निटी है, पता नहीं क्या क्या कल्चर, पहनने में, उड़ाने में, आर्ट एंड कल्चर। आज अगर कोई शख्स घर बनाता है तो वो भी उसको जो है ना 5000 दफा जो है वो देखता है, वहां पे कोई इंटरनेट के ऊपर देखेगा फिर बनाएगा। अगर कोई ड्रेसिंग करता है तो वो पहले इंटरनेट से जो है वो देखेगा फिर करेगा। इसका मतलब ये इतना ज्यादा असर जो है वो डालती जा रही है। न्यू फैशंस हो गए, तरह तरह के अजीब व गरीब तरह के फैशंस हो गए, ठीक है, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों कि लोग एक्सेप्ट ना भी करें तो ये कहते हैं एक्सेप्ट ना करें, ये खुद को कहते हैं हम रिबेल हैं, हम बागी हैं मुआशरे के, भाई हम ही सच्चाई हैं, ये कहते हैं। और एंड ऑफ मोरालिटी, कि जो मोरालिटी है, मॉरल वैल्यूज हैं, अखलाकियात है, वो खत्म हो गए। तो ये जो है पोस्ट मॉडर्निज्म है, और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो है वो फिलॉसफी है। तो यहां पे इसको भी एंड करते हैं। अब आईआर की अगर बात करते हैं, देखिए आईआर में किस तरह से ये काम कर रहा है कि इसने पूरी स्टार्ट कहां से लिया, स्टार्ट लिया इसने यूएस से, 1960s से यूएस से स्टार्ट लिया। लेकिन आज ये रियलिटी हमें हर दूसरे घर में दिखाई देती है। इवन हर घर में 2-3 लोग अगर बसते हैं तो उनमें ये रियलिटी हमें दिखाई देगी, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो आईआर की थ्योरीज पे बेस करती हैं, क्योंकि ये सोसाइटी, मुआशरा बना रही है ये सोच। तो जो मुआशरा सोच बनाती है वही मुआशरा फिर उसी तरह की हुकूमत को इलेक्ट करता है, जिस तरह की हुकूमत को इलेक्ट करता है। जैसे एक इल्जाम लगता है, कहा जाता है जी पीटीआई गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो वो जो है जी मानते हैं जी वो जो है ना बड़ी लिबरल है, फलां है, औरतों की आज़ादी है। तो इसका मतलब ये है कि उसने मुआशरे को अब उसी तरह से ट्रेन करना है, अगर वो सच्चाई है तो। और जब वो उस तरह से ट्रेन करेगी तो पॉलिसीज भी वही बनाएगी जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो मानते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कहेगी, कोई मजहबी होगी, तो वो उसके अगेंस्ट में होगी। तो इसका मतलब ये चीजें आईआर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो असर पजीर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी क्रिटिकल थ्योरी की, और ये हमारे पास 8वें नंबर पे आती है क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। और
देखते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरी है एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच जो है वो ये क्या है, और ये मिड 1930s जो है इसके बीच में, यानी 1935 36 इस टाइम पे जो है ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रमोट हुई IR के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जिसने जो है वो क्रिटिकली चीज़ों को एवेलुएट करना स्टार्ट किया। अब ये क्या कहती है ज़रा समझिए। अब क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है जी, इसको हम समझते हैं ज़रा कि क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है कि हम क्रिटिकली चीज़ों को एवेल्यूएट करें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर। ये कहते हैं कि इनका जो मेन फोकस है वो है मुआशरा, सोसाइटी इनका जो है वो मेन फोकस है। ये कहते हैं कि भाई इससे पहले हमने जो थ्योरीज देखी उसमें ज़्यादातर हमने क्या बात की, हमने ये देखा, इन्होंने ये कहा कि भाई जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है जी, उसमें कहा जाता है इंडिविजुअलिज्म, इनफिरादियत। एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो IR ड्रॉ कर रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज बना रहे हैं, वो हुकूमतें हैं। ऐसा ही है कि अब जैसे मैंने अमेरिका की आपको एग्जांपल दी थी कि भाई अमेरिका की हुकूमत और तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि वो खुद को जो है वो रियलिज्म की तरफ लेके जाती है और रियलिज्म के ऊपर बिलीव करती है, अपनी ताकत को बढ़ाने के ऊपर बिलीव करती है। लेकिन जो दूसरी साइड पे उनकी आवाम है वो तो ऐसा नहीं चाहती। जो आवाम है वो तो बात करती है लिबरलिज्म की, यानी वो तो इकोनॉमी की बात करती है और इकोनॉमी को आगे बढ़ने की बात करती है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा बिजनेसेस अमेरिका में नजर आएंगे, सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल्स का स्टार्ट जो है अमेरिका में नजर आएगा, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आपको अमेरिका में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिबरलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है जी, या आइडियलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। दूसरी साइड पे जो उनकी हुकूमत है वो उनके बिल्कुल अगेंस्ट मामलात कर रही है। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो कौन बना रहा है? फॉरेन पॉलिसी हुकूमत बना रही है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत क्या कर रही है, अवाम के अगेंस्ट में जो है वो मामलात को लेके चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट हैं, अवाम के अपने इंटरेस्ट हैं। तो यहां पे ये यही कहते हैं क्रिटिकल थिंकर्स कि भाई जो मुआशरा है उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। जो एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, वो रिलेशंस जो है वो अवाम जो तय करेगी वो होने चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए और मुआशरे की बेहतरी के लिए होने चाहिए, और इंडिविजुअलिज्म के लिए नहीं, बल्कि वो इनफरादियत के लिए नहीं होने चाहिए, कलेक्टिविज्म के लिए होने चाहिए, जो कलेक्टिवली लोगों को फायदा दे सके, ठीक है, इज्तिमाई तौर पर फायदा दे सके और सोसाइटी की जिसमें ग्रोथ हो सके। बात को जरा समझ रहे हैं? इनका फोकस अवाम है या सोसाइटी है, जबकि दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो हुकूमत से रिलेशंस की बातें कर रहे थे। अब उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह क्या है कि इसको मॉडर्न जो है वो कहा जाता है मार्क्सिज्म। मॉडर्न मार्क्सिज्म क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने वही जो मार्क्सिज्म के जो थॉट्स थे, जिनको ये माना जाता है कि वक्त के साथ साथ उनको जो है वो नई नई जो है शक्ल दे दी गई, तो इन्होंने उसके ऊपर तनकीद की कि भाई जो ओरिजिनल मार्क्सिज्म है वो क्या है, उसको दोबारा से वापस लेके आए, ये डिफाइन किया कि ओरिजिनल मार्क्सिज्म था क्या और कार्ल मार्क्स क्या चाहता था, अपनी फिलॉसफी उसकी क्या थी, उसको दोबारा से जो है वो रीडिफाइन किया इन्होंने, ठीक है। इसी को इन्होंने कहा क्रिटिकली एवेल्युएट करना, कि जो पॉलिसीज मौजूद हैं, जो थ्योरीज मौजूद हैं, उनको जो है वो क्रिटिकली देखना, यही जो है वो क्या है, यही क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच है। अब यहां पे मार्क्सिज्म ने क्या कहा, देखिए कार्ल मार्क्स को हम यहां पे बहुत डिबेट में नहीं चाहते, लेकिन सोशलिज्म, अब इसके क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो उसको तो पता है, नहीं तो अदरवाइज मैं कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। कि कार्ल मार्क्स ने बात की इज्तिमाइयत की, ठीक है, और उसने बात की सरमायादाराना निजाम के अगेंस्ट में। उसने कहा ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये खराब है, ठीक है, और उसने जो बात की वो बात की मटेरियल डायलेक्चुअलिज्म की, कि उसने मटेरियल डायलेक्ट्स की बात की और प्रोडक्शन की बात की, और कहा कि ये जो जितने भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं वो किसके पास होने चाहिए, अवाम के पास होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल पावर अवाम है, ना कि जो स्टेटस को है, जो एलीट है, इसके पास होने चाहिए, ठीक। इसी वजह से कार्ल मार्क्स की थ्योरी के ऊपर, ठीक है, या मार्क्सिज्म के ऊपर जो है वो रशिया के अंदर कम्युनिज्म आया, ठीक है, और चाइना के अंदर जो है वो क्या आया जी, सोशलिज्म आया, कि वहां पे जो है वो इज्तिमाई हुकूमत बनी या एक किस्म का स्टेटस को तोड़ा गया। तो यहां पे भी इसी तरह से दोबारा से ये बात जो है वो की जा रही है। अब ये थ्योरी आई कहां से? देखिए, क्लासिकल मार्क्सिज्म वर्सेस मॉडर्न मार्क्सिज्म, कि हर चीज, अब जैसे लिबरलिज्म है तो न्यू लिबरलिज्म आ गया, न्यू रियलिज्म आ गया, तो ये भी बिल्कुल क्रिटिकल थ्योरी जो है इसको हम क्या कहना जी, मॉडर्न मार्क्सिज्म है, कि ये बात कर रही है प्रोडक्शन के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर बात कर रही है। और क्यों बात कर रही है?
इसलिए बात कर रही है कि अब ये महसूस करती है मिड 1930s में, जैसे मैंने कहा, कि स्टेट को जो है इज्तिमाई तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, मुआशरे को आगे बढ़ना चाहिए। ये थ्योरी आई कहाँ से जी? जर्मन फ्रैंकफर्ट स्कूल से, यानी जर्मन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जो है उसका जो स्कूल है वहाँ से जो है आई। ये सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पे क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर बातचीत की जा रही है। वहाँ पे क्रिटिकल सोशल थ्योरी जो है वो सामने आई है। तो ये क्रिटिकल, लेकिन ये सोशल थ्योरी है, जैसे मैंने कहा सोसाइटी के ऊपर बात करती है कि भाई हर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में सोसाइटी को निगलेक्ट करता है। तो अब सोसाइटी की बात करें कि अवाम क्या चाहती है और अवाम की बेहतरी की बात करें तो हंगरी का एक शख्स था, ठीक है जी, जॉर्ज लोकस, और इटालियन जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी जो है, इसने, ये बहुत बड़े फिलोसफर्स थे। तो इन्होंने जो है इसको जो है वो पेश किया और इसको सामने रखा। और इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा जी? कल्चर जो है उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा आइडियोलॉजिकल साइड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसकी? पावर और डोमिनेंस की, कि जो ताकत है और जो डोमिनेंस है, जो गलबा है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर, या जो ताकत हासिल करना है, उसमें आइडियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है और कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कल्चर एसोसिएट होता है सोसाइटी के साथ, मुआशरे के साथ। इसका मतलब एक तो मुआशरे को कह रहे हैं, और दूसरा जो आइडियोलॉजी है, जो मॉरल साइड है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजिकल साइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नजरियाती साइड जिसको हम कहते हैं ना, कि नजरिया क्या है इसके पीछे, नजरियाती साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पावर या डोमिनेंस के लिए, कि अगर कोई मुल्क पावर हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी आइडियोलॉजी क्या है भाई। तो उसके पीछे, इनके नजदीक, क्रिटिकल थ्योरिस्ट के नजदीक, उसके पीछे ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि उसने दुनिया के अंदर जो है वो इंसाफ लाना है, ठीक है। अच्छा जी, या फिर अपने मुल्क को पावरफुल करना है, अपने मुल्क की आवाम को तरक्की देनी है, ये उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है। वो रेस सबसे ऊपर है, जैसे मोसलूमी ने किया इटली के अंदर 1933 में, हिटलर ने किया जर्मनी के अंदर, अपनी रेस को जो है सबसे डोमिनेट किया, सबसे ऊपर किया। तो एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए इसके पीछे, पॉइंट ये है। अच्छा, इन्होंने अपने आइडियाज़ को पब्लिश किया फ्रैंकफर्ट स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे ये डेवलप हुए, और राइटिंग्स के थ्रू जो है, और अपने थॉट्स के थ्रू, अपने ख्यालात के थ्रू, और अपनी जो राइटिंग्स के थ्रू है उसके थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी क्रिएट किया जर्मनी के अंदर खास करके, या इटली के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने क्रिएट किया। उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला नाजी रिजेम की शक्ल में। स्टेट कैपिटलिज्म को इन्होंने प्रोमोट किया, और जैसे स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा रशिया के अंदर जो है वो स्टेट कैपिटलिज्म है, या चाइना के अंदर अब पहले था लेकिन अब उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, कि जो हुकूमत है वो खुद सरमाएदार बनी हुई है, हुकूमत इन्वेस्ट कर रही है, हुकूमत प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको प्रमोट नहीं कर रही, ठीक है, बल्कि वो जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी है उसको प्रमोट की जा रही है, वो हुकूमत को जो है वो आगे ला रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे हैं। और स्प्रेड ऑफ मैस जो है, मैस प्रोडक्शन जो है, जो कल्चर के अंदर पैदा हो रहा है, ठीक है, मैस जो भी प्रोडक्शन का कल्चर है वो कल्चर के अंदर चीजें पैदा हो रही हैं, और वो सबके लिए हैं, इज्तिमाइयत के तौर पे हैं, वो सबके लिए जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, ये ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ है। ट्रेडिशनलिज्म यानी रिवायत पसंदी जो है, जैसे हमने कहा पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं, ये उनसे कुछ ख्यालात इनके आपको मिलते हुए दिखाई भी देंगे, कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो भी ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ थे, वो रिवायत पसंदी के इंतहाई खिलाफ थे, बिल्कुल ये भी जो है उसके खिलाफ हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं जी? नो आंसर टू डोमिनेंस एंड कल्चर, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो डोमिनेंस है और जो कल्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनलिज्म जो है वो किसको प्रमोट कर रहा है? एक तो कल्चर को प्रमोट कर रहा है, और दूसरा जो ट्रेडिशनलिज्म है ये डोमिनेंस का कोई आंसर नहीं दे पा रहा, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कि अगर कोई डोमिनेंस होगी, जैसे जर्मनी के अंदर हुई, हिटलर के पास थी, तो उसको एक रीजन चाहिए था ना, तो कोई रीजन नहीं दे पा रहा, इन्होंने कहा, इसलिए जो है वो ट्रेडिशनलिज्म ठीक नहीं है। अच्छा, क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है कि उसने आंसर करना है कल्चर का और डोमिनेंस का। यही जो दो चीजें हैं जो कल्चर के अंदर सवालात उठते हैं, ठीक है, जो कल्चर के अंदर सवालात उठते हैं, उन सवालात का जो जवाब है वो क्रिटिकल थ्योरी देगी, या क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं हम देंगे। और जो डोमिनेंस है, जो एक मुल्क का दूसरे के ऊपर गलबा है, एक कौम का दूसरे के ऊपर गलबा है, उसका हम जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल पैदा होते हैं जो कि दूसरी फिलॉसफीज फेल हो चुकी है उसका आंसर देने में, इनके अकॉर्डिंगली। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने रखा, जो कि हमने रशिया के अंदर देखा, ठीक है, कि ये क्या कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, अनार्की तब खत्म होगी जब सेंट्रलाइजेशन होगी। क्योंकि हमने देखा सेंट्रलाइजेशन पावर ना होने की वजह से अनार्की है, इसी वजह से हर मुल्क अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ है। ये कहते हैं जब सेंट्रलाइजेशन होगी, इकोनॉमी की हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सोसाइटी की, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो उससे क्या होगा? अनार्की क्रिएट नहीं होगी। जब अनार्की क्रिएट नहीं होगी तो दुनिया के अंदर एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप होगा, एक ऐसा निजाम डेवलप होगा जो कि बराबरी की सतह पे होगा, जो रियलिज्म में जो है वो एक्चुअल में बराबरी की सतह पे होगा, लेकिन वो तब होगा जब सेंट्रलाइजेशन होगी। अच्छा, ये कहते हैं जो नॉलेज है वो बाइस्ड है। ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म के ख्यालात हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप बेशक देखें, ठीक है, कि क्या कह रहे हैं जी कि नॉलेज जो है वो बाइस्ड है।
जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा कि स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए, कहा जी स्टैंडर्ड्स हिस्ट्री ने सेट किए, कहा नहीं मानते। तो इन्होंने भी कहा कि स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो नॉलेज है वो हिस्ट्री से आया, और हिस्ट्री इल्यूजन है, सारी की सारी एक धोखा है, एक फरेब है, क्योंकि वो हमारे सामने मौजूद नहीं था। और खास करके कार्ल मार्क्स जो है वो तो हिस्ट्री के बहुत ज्यादा खिलाफ है, इसलिए हिस्ट्री के खिलाफ है, हिस्ट्री लिखने वालों के सॉरी खिलाफ है। क्यों? कि वो ये मानता है कि जो हिस्ट्री लिखी गई आज तक वो सारी की सारी अमीरों की हिस्ट्री लिखी गई, बादशाहों की हिस्ट्री लिखी गई। और ये हकीकत है कि जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, खास करके आप इंडो पाक हिस्ट्री देखें तो उसमें अब अगर जैसे बाबर एक हिस्ट्री लिखता है तो उसको हम कहते हैं तुस्के बाबरी, कि हमें ये क्यों पता चला जी हिंदुस्तान कैसा था, ये था फलां था, और बाबर खुद कैसा था इटसेल्फ, वो तो उसके बाबरी में लिखा हुआ है। अब जब बाबर खुद लिख रहा है तो क्या वो अपने बारे में ये लिखेगा मैं लेट जागता था, मैं बुरा था, मैं शराब पीता था? वो नहीं लिखेगा, तो वो अच्छा अच्छा ही लिखेगा, इसलिए हिस्ट्री बायस्ड हो गई। ऐसा ही है। इसी तरह तारीख फरिश्ता की हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो बात करती है वो दरबार के अंदर रह के लिखी गई। तो सवाल यह है कि क्या बादशाह के अगेंस्ट में कुछ लिखा जा सकता था? ऐसा नहीं। गो कि उसके ऊपर रिसर्च भी हुई, सब कुछ हुआ, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी जो है जो हिस्ट्री लिखी गई वो बायस्ड है। और यही कार्ल मार्क्स को गिला भी था कि हिस्ट्री सिर्फ अमीर लोगों की लिखी जाती है, इसी वजह से अमीर लोग या बादशाह हीरो बने, और जो गरीब लोग हैं, गरीब सोसाइटी है, उसकी हिस्ट्री नहीं लिखी जाती, इसीलिए उनको इस तरह पेश किया जाता है। अच्छा, और फिर वो हिस्टोरिकली पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है, हिस्टोरिकल डायलेक्ट्स के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है बताता है। तो ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी वाले कि ये जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, इन स्टैंडर्ड्स को खत्म करने के लिए कि भाई फला ये उसको खत्म करने के लिए हमें माइंड को ब्लैंक करना पड़ेगा, बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आना पड़ेगा। आज अगर आप किसी चीज के लिए डिसीजन लेंगे ना, तो आपके पास जो नॉलेज मौजूद है, जो इल्म उस चीज के लिए मौजूद है, आप उसी इल्म को अप्लाई करेंगे अपना डिसीजन लेने के लिए। ऐसा ही है। लेकिन अगर आप, इसका मतलब यह है कि बायस्ड हो गया आपका डिसीजन, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज था वो तो खराब था। तो अगर वो खराब था तो वो डिसीजन ठीक कैसे होगा? वो भी खराब होगा इनके अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉलेज है इसको आप खत्म करो, ठीक है, क्योंकि ये बायस्ड है। आप ओरिजिनल पोजीशन में आओ, दिमाग को बिल्कुल जीरो पे रखो, आप डिसाइड करो कि डेमोक्रेसी बेहतर है, यहां पे सोशलिज्म बेहतर है, कम्युनिज्म बेहतर है, क्या बेहतर है? आप ओरिजिनल पोजीशन पे आके चेक करो चीजों को, ठीक है, फिर न्यू नॉलेज जो है वो सामने आएगा इनके क्रिटिकल थिंकर्स के ख्याल में। चेंजेस इन मार्क्सिज्म, इन्होंने क्या किया जी कि जो टाइम टू टाइम जो चेंजिंग होती रही मार्क्सिज्म के अंदर, कि हर फिलोसोफर ने आके अपने ही तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने उसके ऊपर भी जो है वो क्रिटिसिज्म किया कि भाई ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मार्क्सिज्म के ख्यालात क्या थे, इसने उनसे मिलाने की कोशिश की, और ये कहा कि आज के टाइम पे जो है वो कैसे जो है वो अप्लाई किया जा सकता है मार्क्सिज्म को। अब अगर बात करते हैं की पॉइंट्स की क्रिटिकल थ्योरी के, तो उसमें क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी वर्सेस क्रिटिकल थ्योरी। के जो ट्रेडिशनल रिवायत पसंदी थ्योरी है कि जो पुराना नॉलेज मौजूद है, जो पुराना इल्म है, उसी इल्म के ऊपर जो नया इल्म है वो बेस करता है। हम तो यही जानते हैं। ऐसा ही है कि जो ओल्ड नॉलेज है, उसी ओल्ड नॉलेज के ऊपर जो न्यू नॉलेज है वो बिल्ड होगा, वरना तो बिल्ड नहीं हो सकता। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ओल्ड नॉलेज जो है वो खराब है, सारे का सारा वो बायस्ड है, तो न्यू नॉलेज आप जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में जाके दोबारा से सीखो और देखो कि वो क्या है। अच्छा, ये कहते हैं जी रीयूनाइट करते हैं थॉट्स को, किसके जी, मार्क्सिज्म के, और क्रिटिकली उसको एवेल्युएट भी करते हैं और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो उसमें चीजें ऐड हो चुकी हैं मार्क्सिज्म के अंदर जो उसका हिस्सा नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर एक बन गया, अब जाहिर बात है स्ट्रक्चर एक सेट स्ट्रक्चर है ना, किसी भी चीज का सेट स्ट्रक्चर है, कहते हैं उसको ऊपर तनकीद करते हैं कि वो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ये बात करते हैं आइडियाज की, कल्चर की, कम्युनिकेशन की, ठीक है, अपने पैरामीटर्स के अंदर रह के। आइडियोलॉजी इनके लिए मेन थीम है। कोई भी चीज है तो उसके अंदर जो आइडियोलॉजी है, जो नजरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिज्म या सोशलिज्म जो है उसके वो पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है वो आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर था कि किस तरह से जो है ना सिस्टम ने या स्टेटस को ने खास करके किस तरह से सोसाइटी को जो है वो अपना गुलाम बनाया हुआ है, कि वो जो पावरफुल लोग हैं वही हुकूमत करते हैं हर बार, उन्हीं का कैपिटलिस्ट सिस्टम है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो स्टेटस को ही जो है ना, यानी जैसे हम कहते हैं जी जनरल का बेटा ही जो है वो जनरल बनेगा, पावरफुल बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो ये स्टेटस को है एक किस्म का कि जो पैसे वाले लोग हैं वही आगे क्यों प्रमोट हो रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर। दो आम बंदा वो क्यों नहीं आ रहा? सोशल ग्रुप्स कहां पे हैं, ठीक है, उनके मुकाबले में। और आइडियोलॉजिकल चेंज जो है वो कहां पे है, कि आइडियोलॉजिकल चेंज जब आएगी, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे सोशल ग्रुप्स चेंज होंगे, सोशल ग्रुप्स चेंज होंगे तो वो स्टेटस को चेंज करेंगे। असल पॉइंट ये है, ठीक है, यानी एक साइड पे आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी क्या कर रही है? आइडियोलॉजी तो सोच दे रही है किसको? मैसेज को, लोगों को, आवाम को, और वो आवाम जो है फिर वो क्या करेगी? इनकलाब लेके आएगी, और उस इनकलाब के थ्रू जो है वो रेवोल्यूशन आएगा, चेंज आएगा, जैसे रशिया के अंदर आया या जर्मनी के अंदर आया, चाहे अच्छा आया या बुरा आया, गो के आया चेंज। अच्छा, ग्रैम्सी क्या कहता है जी? ग्रैम्सी अपनी फिलॉसफी के अंदर कहता है हेजेमनी है, यानी कि जो क्लास
ऊपर है स्टेटस को, हेजेमनी सिंपल स्टेटस को, के ऊपर जो लोग बैठे हैं सिंपल वही लोग जो हैं जैसे हैं जिस तरह के हैं वो अपने जैसे लोगों को ही जो है वो प्रमोट करते हैं और उन्हीं का कल्चर नीचे बनता है और सेट स्टैंडर्ड्स ही सोसाइटी अडॉप्ट करती है। और ये गलत बात है क्योंकि सेट स्टैंडर्ड्स तो हैं ही गलत, तो इसलिए वो नहीं होने चाहिए। कल्चरल हेजेमनी नहीं होनी चाहिए कि जो पावरफुल कल्चर है वो जो है अब जो कमजोर कल्चर है उसके ऊपर जो है वो असर करता है। क्यों? क्योंकि पावरफुल कल्चर तो अगर गलत है तो वो कमजोर के ऊपर क्यों असर करेगा। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाना चाहिए। नॉलेज जो है उसको अगेन स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, दोबारा से नॉलेज को जो है वो चेक किया जाए, क्रिटिकली एवेल्युएट किया जाए। इसी के लिए फिर हेगेलियन डायलेक्ट्स माने जाते हैं कि हेगल ने कार्ल मार्क्स को अगर माना, ठीक है, तो उसमें फिर क्या कहा जाता है जी कार्ल मार्क्स के ऊपर कि जो कार्ल मार्क्स है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर था हेगल का। तो जो हेगेलियन डायलेक्ट हैं वो उसने इंट्रोड्यूस करवाए कि भाई सबसे पहले देखिए अब नॉलेज को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। कहा जी सबसे पहले आप एक थीसिस स्टेटमेंट दें कि नॉलेज है क्या, आप किसको नॉलेज समझते हैं, ठीक है, और दूसरा उसके फिर अपोजिट एक राय आप दें एंटीथेसिस, और उसको जो है फिर आप उसका सिंथेसिस निकालें। तो ये जो सिंथेसिस होगा यही एक्चुअली में क्या है, रियल नॉलेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई लेट सपोज एक जो हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है कि जो कौवा है वो काला है, ठीक है। अगर कौवा काला है ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसके अपोजिट में एक स्टेटमेंट दें कि कौवा सफेद है, ठीक है। अब ये इसके अपोजिट में स्टेटमेंट है, तो इस दोनों की जो स्टेटमेंट आएगी, जो आंसर आएगा कि भाई कौवा काला और सफेद दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि कौवा जो है वो काला और सफेद दोनों है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नॉलेज है वो ये है, ठीक है। ये जो नॉलेज है जिसको आप फॉलो करते जा रहे हैं ये नहीं है, क्योंकि कौवा काला है आपको कहा गया, आपने मान लिया। क्यों माना, सवाल तो ये है। इसी से हम कहते हैं जी कुत्ता जो है वो काला है, अब कुत्ता सफेद है तो फिर हम ये कह सकते हैं कुत्ता सफेद और काला दोनों तरह का हो सकता है। ऐसा ही है। तो जो नॉलेज है उस नॉलेज को चैलेंज करना, उसके अपोजिट राय देके और फिर उसका जो आंसर आए उन दोनों का जो क्रिटिकली जो आंसर आ रहा है एवेल्युएट करके, यही जो है ये न्यू नॉलेज है और यही रियल नॉलेज है, क्योंकि अब आपने से परख लिया। बात को समझ रहे हैं। अगर एक बंदा कहता है आग जलाती है, दूसरा कहता है नहीं जलाती, तो फिर कहते हैं चलो जी चेक करते हैं जलाती है कि नहीं जलाती, तो जो नॉलेज आएगा वही जो है वो नॉलेज होगा। तो ये हेगेलियन डायलेक्ट जो है ये अप्लाई किए जाते हैं क्रिटिकल थ्योरी के अंदर। इसको उन्होंने बात की, इसका पार्ट है। अच्छा, उनका जी आइडिया जो है, रिस्पांस जो है उसका रिजल्ट जो होगा, सबसे पहले आइडिया दोगे, उस आइडिया के ऊपर जो रिस्पांस आएगा वो क्या है, ठीक है, और फिर जो उसका रिजल्ट है वही एक्चुअल में रियल नॉलेज है। ओल्ड नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज और न्यू नॉलेज के, ओल्ड नॉलेज को अप्लाई करो प्रेजेंट नॉलेज के ऊपर, फिर जो नॉलेज आएगा वो न्यू नॉलेज बनेगा हमारे पास। मार्क्सिज्म क्रिटिसाइज्ड कैपिटलिज्म, ठीक है, कि ये जो मार्क्सिस्ट है इन्होंने तो कैपिटलिज्म को वैसे भी क्रिटिसाइज किया और बहुत ज्यादा तनकीद की इसके ऊपर, ये इसकी एक जो की पॉइंट है। अच्छा, न्यू मार्क्सिज्म जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, कि जो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी पूरी दुनिया के अंदर डेवलप हो गई। आज हम देखते हैं कि जो न्यू लिबरलिज्म है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जहां पे ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसे वाले लोग देख लें, दुनिया का जो 98% वेल्थ है, ठीक है, वो दुनिया के 2% लोगों के पास है। आप अंदाजा कर लें तो बाकी जो लोग हैं उनके पास कितनी आपको वेल्थ दिखाई दे रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो रही है, उसको क्रिटिसाइज किया। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग डिबेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हीगल आइडियाज जो है उसको, मेटाफिजिक्स को जो है वो मेटाफिजिकल रिजेक्शन इसमें आ रही है। मेटाफिजिक्स यानी फिजिकल चीजें वो जो कि जिनका वजूद है, तो मेटाफिजिकल जो वजूद से परे हैं, जो फिजिक्स से परे हैं, जो कि नजर नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही, उनका इनकार। जैसे हम ये कहते हैं जो हीकल है उसने मजहब का इनकार किया, सॉरी जो कार्ल मार्क्स है उसने मजहब का इनकार किया और कम्युनिस्ट मजहब को नहीं मानते, हम ये कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मेटाफिजिकल चीजें हैं उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। और एक्सप्लेनिंग सोसाइटी की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, यही इनकी बेसिक डिबेट रही। क्रिटिकल थ्योरी की बेसिक डिबेट ही ये थी कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो मुल्क के, एक मुल्क के दूसरे के साथ, वो एक हेजेमनी है, पावर टू पावर डिबेट है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप असल चीज मुआशरा है, मुआशरा जो है वो क्या बना रहा है, मुल्क बना रहा है, हुकूमत बना रहा है, आप उसे एक निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको एक सिस्टम दें और फिर जो है जो स्टेट बनेगी। अब जैसे जो रशिया है, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के थॉट्स के ऊपर जो है रेवोल्यूशन आया वहां पे, तो रशिया के रिलेशंस जो बिल्ड हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, वो किसी और बेस के ऊपर बिल्ड होते थे, अब तो नहीं। पहले जो चाइना की बात करें तो, लेकिन अब जो अमेरिका था उसके रिलेशंस किसी और चीज के ऊपर बिल्ड होते थे। रशिया ज्यादातर पावर की बात करता और जो अमेरिका है वो ट्रेड की बात करता, तो इसका मतलब डिफरेंस आ जाता है वहां पे कि सोसाइटी जहां पे क्या चाहती है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं नंबर 9 के ऊपर, फेमिनिस्ट थ्योरी अप्रोच की, कि फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो आईआर के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये एक सिंपल है और नॉर्मल थ्योरी है जो हम सभी जानते हैं। नॉर्मली जो है वो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज फेमिनिज्म, जो औरतों के हुकूक हैं, ठीक है, औरतों के हुकूक की तहरीक जो है
उसको हम क्या कहेंगे, औरतों के हुकूक की जो तहरीक है उसको हम कहेंगे फेमिनिज्म, कि वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है, वो सोशल हो सकती है, सोसाइटी के अंदर उनका रोल, ठीक है, वो इकोनॉमी के अंदर हो सकती है, अच्छा इसी तरह से वो जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर हो सकती है, हुकूमत के अंदर उनका क्या रोल। तो ये जहां जहां पे सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, ये फेमिनिज्म जो है ये क्या करती है, ये उनको एम्पावर करने की बात करती है, खवातीन को एम्पावर करने की बात करती है, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर आज का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है, जो आज के जमाने का इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत है कि एक मुल्क के जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्क के अंदर, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वहां के फेमिनिज्म को, वहां के कल्चर को। जैसे पाकिस्तान की आप अगर बात करें तो देखिए अमेरिका जो है वो कितना ज्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमें जोर देता है, और यहाँ पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं वो सारे के सारे जो है हम ये मानते हैं कि भाई वो वेस्टर्न कंट्रीज या जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेस्ट की, वो जो है उनको फंडिंग करती हैं, तो इस वजह से वो चलती हैं आधे से ज्यादा, हमारा ये मानना है। और जैसे ह्यूमन राइट्स जो हैं अब वो एक यूनिवर्सल हैं, ठीक है, इंसानी जो हुकूक हैं, यानी कि ठीक है बुनियादी इंसानी हुकूक हम जिन्हें कहते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, कि बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं जिसमें आज़ादी सबसे पहले है, अब वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है। इसलिए दुनिया के जो सुपरा एक्टर्स हैं जैसे कि यूएन हो गया या नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। जो एनजीओज हैं खास करके वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करती हैं कि भाई ह्यूमन लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन्हीं मुल्कों को अगर किसी को फंडिंग करेगी, जैसे IMF हमें अगर फंड करता है, ठीक है, तो वो फिर उसके ऊपर शर्तें लगाएगा कि भाई आप फेमिनिज्म को जो है वो वहां पे स्पेस देंगे, पॉलिटिकल जो है वो स्फीयर के अंदर उनको आपको जो है वो क्या करेंगे, उनको जगह देंगे कि वो अपना रोल प्ले करें। तो इसका मतलब हमें मानना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है अपनी सॉफ्ट इमेज जो है उसको दुनिया को दिखाने के लिए। क्योंकि अब जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप अफगानिस्तान ले लें कि अफगानिस्तान को कोई दुनिया इस टाइम तक नहीं मान रही, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान के रिलेशंस हैं लेकिन अभी तक हमने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली। क्यों नहीं मान रहे? इस वजह से क्योंकि उन्होंने लड़कियों के स्कूलों को बंद कर दिया, लड़कियों की जॉब्स को खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटी के लेवल पे है लेकिन छोटे लेवल पे फिलहाल तक अभी तक नहीं है। तो वो ये मानते हैं कि भाई आपके मुल्क में तो फेमिनिज्म नहीं है, औरतों के हुकूक की बात नहीं हो रही, तो हम क्यों जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करें। हम आपको तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब आप डेमोक्रेसी, जमहूरियत इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि जमहूरियत में जहां पे मर्द है वहीं पे औरत भी है, क्योंकि मर्द का भी एक वोट है और औरत का भी एक वोट है, तो वोट से ही हुकूमत बनेगी। इसका मतलब यह है कि जब आप वहां पे जो है वो औरतों को बराबर हुकूक देंगे तो हम तब आपकी गवर्नमेंट को मानेंगे। और यही बहुत बड़े क्राइसिस हैं, इसी वजह से अफगानिस्तान एक सॉफ्ट इमेज डेवलप नहीं कर पा रहा है। खास करके जो अलकायदा या जो तालिबान है, ठीक है, उनके बारे में जो है वो कहा जाता है वो लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ है भाई जो तालिबान है। तो इस वजह से जी क्या है कि वो जो है वो एक सॉफ्ट इमेज नहीं है। तो सॉफ्ट इमेज जो दुनिया के अंदर नहीं होती, जैसे पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज नहीं बनी हुई, तो वो मुल्क जो है आइसोलेट हो जाता है। जब आइसोलेट होगा वहां पे सैंक्शंस होंगी, पाबंदियां होंगी। आप देख लें FATF के अंदर हम मौजूद हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो उनकी बातें नहीं मानते। तो इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो ये आज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फेमिनिज्म एक बहुत बड़ी डिबेट है। इसमें क्या है, इक्वल राइट्स की बात हो रही है, नो डिफरेंसेस, यानी जेंडर डिफरेंस नहीं होगा भाई, मैं औरत तुम मर्द, ऐसा कुछ नहीं है। आप अवाम हैं, लोग हैं, बात खत्म हो गई। इंसान है सबसे पहले तो इंसान ही है, फिर वो बात की डेफिनेशन है कि औरतें हैं मर्द है, और फिर बात वहीं पे आ जाती है किसने डिफाइन किया, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म की थिंकिंग है। तो किसने डिफाइन किया औरत कमजोर है और मर्द ताकतवर है? तो ये डिबेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सेक्सुअल अब्यूज जो है इसकी बात की जाती है कि सोशल अब्यूज नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक अब्यूज नहीं होना चाहिए, एजुकेशन में उनको प्रॉपर जो है वो राइट मिलना चाहिए, और सेक्सुअल अब्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो है और इकोनॉमिक मूवमेंट्स जितनी भी चल रही हैं वुमेन्स के लिए खास करके, वो क्या है जी, वो फेमिनिज्म है। सोसाइटी के लिए जैसे चलती हैं, औरत मार्च आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जैसे होता है, ठीक है, तो औरत मार्च सोसाइटी के लिए हो रही है। कल्चर की बात करती है कि भाई मर्द जो डोमिनेट कल्चर, इसको पेट्रियार्ची वो पता नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्यों है, किस लिए है। इसी तरह से पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर बात करते हैं कि पॉलिटिकली औरतों को सीट्स क्यों नहीं दी जाती, वहां पर उनको एम्पावर क्यों नहीं किया जाता, उनके लिए असेंबली के अंदर लॉज क्यों नहीं बनाए जाते। इकोनॉमिक मूवमेंट्स जी, वहां पे जो जॉब्स हैं वो क्यों नहीं उन्हें मिलती। तो ये सारी की सारी जो है वो फेमिनिज्म का पार्ट है। अब फेमिनिज्म स्टार्ट कहां से हुआ, इसकी जो 3 वेव्स हैं फिलहाल तक आई भी हैं। तो फर्स्ट वेव जो है, जैसे कोरोना की 4 वेव हो चुकी है, तो फर्स्ट वेव जो है वो एंड ऑफ 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो अमेरिका से स्टार्ट हुई और यूके से स्टार्ट हुई, खास करके अमेरिका से स्टार्ट हुई। और ब्लैक वुमेन्स ने उस टाइम पे अपने राइट्स के लिए स्टार्ट की, तो फिर बाद में जो है वो ब्लैक वुमेन व्हाइट वुमेन के साथ मिली, तो ये पूरा का पूरा फिर एक जो है वो सिस्टम डेवलप हुआ। आपने अगर अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि सीरीज देखी है, तो क्वेकर जो है एक पॉलिटिशियन था और फिलोसोफर था। ये जो क्वेकर है, इसके जो थॉट्स थे, इसके जो
जो ख्यालात थे, इनके ख्यालात के ऊपर जो है वो औरतें बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर हुई और उन्होंने जो है वो स्लेवरी के अगेंस्ट में वहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट की। तो वो स्टार्ट में क्योंकि औरतें सबसे ज़्यादा गुलाम बनाई जाती थी, ठीक है, एक तो मर्दों की गुलाम, ऊपर से वो शादी करके उस शख्स की गुलाम होती, तो इसलिए उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट में जो है वो क्या किया, ब्लैक वुमेन्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, जो कि बाद में जिसको हम मानते हैं वो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की एक बुनियाद थी कि औरतों ने अपने हुकूक के लिए किसी ना किसी लेवल पे ऊपर आवाज की। और पहला जो इनका जो स्लोगन था वो क्या था, गुलामी से आजादी का स्लोगन था कि भाई हमें गुलामी से आजादी दो। इक्वल राइट्स की बात हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस और प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही थी कि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस जो होती थी, ठीक है, जो उनके राइट्स नहीं थे, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो भी औरतों के नहीं थे, तो उनके ऊपर जो है वो बात हुई, तो ये मूवमेंट उसके ऊपर स्टार्ट हुई, ठीक है। और ऑनरशिप हस्बैंड की होती थी शादी के बाद, इसके ऊपर जो है उन्होंने उस टाइम पे बात की। उसके बाद पॉलिटिकल गेन के ऊपर बात की, क्योंकि जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ी तो फिर उसमें मुख्तलिफ डिसीजंस हुए, खास करके फिर जो वोटिंग का राइट है, वोट का राइट, के पॉलिटिकली जब तक वो अपने आप को पावरफुल नहीं करेंगी तब तक उन्हें पता था कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने फिर वोट का राइट मांगा। तो 1919 में जो अमेंडमेंट हुई यूएसए के अंदर, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उन्हें राइट टू वोट जो है वो दिया गया। तो उससे क्या हुआ, उससे फिर जो है वहां पे हालात चेंज हुए और ये पहली उन्हें कामयाबी मिली। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी जो अमेरिका से स्टार्ट हुई एक्चुअली में और बाद में यूके में फैली, तो वो जो है वो स्लेवरी से आज़ादी की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वोट के हक की थी, जिसमें उन्हें कामयाबी हुई। फिर सेकंड वेव जो फेमिनिज्म की चली वो 1960s और 1970s में चली और ये भी अमेरिका से ही जो है वो स्टार्ट हुई और इसका भी यही जो पहला फोकस था इसी को मजीद आगे बढ़ाया गया कि इक्वलिटी इसका सबसे मेन फोकस था कि भाई मर्द और औरत जो है वो बराबर हैं। पहली में बराबरी की बात नहीं की गई, पहली में जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी से आज़ादी और वोट के राइट की बात थी। तो ये इसमें जो है वो बात की गई और सोसाइटी के अंदर जो औरत का किरदार था उसके ऊपर जो है वो मूवमेंट चली, खास करके अमेरिका के अंदर, जैसे मैंने कहा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो थी उसके ऊपर बात हुई। इसी में जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हम बात करते हैं कि उसने भी मूवमेंट चलाई थी कि जैसे कहा जाता था जी कि जो काले और गोले का जो सबसे बड़ा, ठीक है, काला और गोरा जो तजाद था वो एक बहुत बड़ा मसला था। तो वो क्यों बड़ा मसला था कि हमने देखा था अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर कि वो उन्होंने बसें भी अलग अलग बनाई हुई थी। एक बस के अंदर सीट्स बनाई हुई थी कि भाई एक बस में यहाँ पे जो है वो काली औरतें बैठेंगी या काले लोग बैठेंगे और यहाँ पे सफेद बैठेंगे। तो वो एक मूवमेंट चली, एक्चुअली में वो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट थी और उसी के अंदर जो है फिर ये मूवमेंट फेमिनिज्म की मूवमेंट चली, जो है वुमेन्स की जो है मूवमेंट चली और ये सेकेंड वेव थी और इसमें कुछ हद तक उन्हें कामयाबी हुई। उसके बाद जो अब कुछ हद तक कामयाबी हुई लेकिन फुली इक्वलिटी जिस तरह वो चाहते थी उस तरह नहीं मिली। इसी वजह से फिर थर्ड वेव स्टार्ट हो गई 1990s के अंदर, जो अभी तक फिलहाल चल रही है और हर साल आपको पता है वो इसी तरह से चल रही है और अभी और जोरों शोरों से चल रही है फेमिनिज्म की मूवमेंट्स जो है। इसमें इक्वलिटी की बात की गई, लिबर्टी की बात की गई, अच्छा जी माइक्रो पॉलिटिक्स की बात की गई कि पॉलिटिक्स के बड़े लेवल के ऊपर इनको अब जो है ना मौका दिया जाए और छोटे लेवल के ऊपर जो है ना इनको माइक्रो लेवल के ऊपर जो है इन्हें मौका दिया जाए पॉलिटिक्स के, ताकि वहां पे जाके चेंज ला सके औरतों के लिए। और इनका जो करंट फोकस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन की जाती है औरतों की, ठीक है, जैसे टीवी के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर जैसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है औरतों को खास करके, वो इक्वलिटी की बात की कि बराबरी, भाई अब हर तरह से आप बराबर हुकूक दें। ऐसा नहीं होगा कि भाई मर्द जॉब करेगा औरत नहीं कर सकती, मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। और जो पिटार्ची है, जो मर्द का जो एक सिस्टम है स्टेटस का, वो नहीं होगा बल्कि वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के खिलाफ थर्ड वेव अभी तक जो है वो चल रही है। इसी तरह से आपने देखा होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज में ये वेव चली, उसको जो है उन्होंने प्रमोट किया। वहाँ पे कई मुल्कों के ऊपर उन्होंने लॉज बना दिए कि भाई उनकी जो मर्जी वो जो मर्जी करें, क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करना इनका पर्पस है एक्चुअल में डेमोक्रेसी के अंदर। अच्छा, फेमिनिज्म इन आईआर, जैसे मैंने कहा कि मेल डोमिनेट सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि मेल ही जो है वो फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं और वो अपने लिहाज से बनाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो सफर होती हैं कहा यह जाता है कि वो औरतें होती हैं। लेट्स सपोज अगर कहीं वॉर होती है, जंग, तो जंग के नतीजे के तौर पे क्या होता है, जंग के नतीजे के तौर पे बच्चे अगर माजूर होते हैं या हस्बैंड तो क्योंकि घरों से बाहर हैं, उनके घर नहीं रहते, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सफर होंगी वो औरतें होंगी, बच्चों को भी संभालेंगी, मर्दों को भी संभालेंगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। इसलिए जब सफर सबसे ज्यादा औरतें होती हैं वॉर्स के अंदर, तो उनका डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता, ये इनका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बनाया जाए ताकि वो वर्ल्ड को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करें और वो कर सकती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंगली समझ के जिस तरह के वो चाहती हैं उस तरह से वर्ल्ड के रिलेशंस बिल्ड कर सके। इसलिए फेमिनिज्म आज एक बहुत बड़ी और पोस्ट मॉडर्निज्म की ही अप्रोच है, या उसकी सब क्लास आप ये कह सकते हैं कि वो है, ठीक है।
अब बात करते हैं जी लास्ट थ्योरी की, हमारे पास आती है नंबर 10 के ऊपर, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अप्रोच, जो कि 1970 और 1980s के बीच में जो है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये क्या है और आईआर के अंदर इस कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या रोल है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहती है? सबसे पहले इसका मतलब समझें कि तामीर पसंदी, ठीक है, कि तामीर पसंदी क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ तामीरी करना, कुछ बिल्ड करना, ठीक है, कुछ ऐसा बिल्ड करना जो इंपॉर्टेंट है। और वो क्या बिल्ड हो सकता है? वो सोसाइटी जो है यानी मुआशरा जो है उसकी बिल्डिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा था जो क्रिटिकल थ्योरी थी, ठीक है, तो क्रिटिकल थ्योरी के अंदर क्या कहा जा रहा है? क्रिटिकल थ्योरी भी जो है वो मुआशरे को डिफाइन कर रही है, सोसाइटी को डिफाइन कर रही है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये भी जो है वो मुआशरे के अंदर तामीर पसंदी को ही डिफाइन कर रही है। अब ये आईआर के अंदर क्या कहती है कि भाई सिंपल बात ये है कि आपने अगर रिलेशंस बनाने हैं एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ, दूसरे मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ, तो वो किस बेस के ऊपर बनाने हैं और वो क्यों बनते हैं? सवाल ये है वो क्यों बनते हैं। तो कहा वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अवाम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो अवाम की ज़रूरियात हैं एक्चुअली में, ठीक है, जो मुआशरे की ज़रूरियात हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं हुकूमत के अंदर, और जब वो हुकूमत के अंदर रिफ्लेक्ट होती है तो हुकूमत उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करता है? वो रिलेशंस बिल्ड करता है दूसरे ममालिक के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। अब इस बात को समझिए कि इसका मतलब क्या है कि जो सोशल सिस्टम है या जो सोसाइटी है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। क्योंकि सोसाइटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, उसकी नीड्स जो है वो चेंज होती हैं। अब इसकी एग्जांपल ये लें कि एक टाइम था हम अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब थे। अब हम अमेरिका के क्यों करीब थे? सवाल ये है क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट था। बात समझ रहे हैं? हमें रशिया से या खास करके हमें इंडिया से जो है वो क्या था? सिक्योरिटी का एक थ्रेट था, और इस थ्रेट को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड किया। हमारी सोसाइटी की ये नीड थी। अब हमारी सोसाइटी की नीड क्या है? अब हमारी सोसाइटी की नीड है जी माशी तौर पे हम तरक्की कर सकें। जब हमें माशी तरक्की चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो मुल्क है वो है चाइना या चीन। तो इसका मतलब ये है कि चीन जब हमारी मदद कर सकता है पास से माशी तरक्की, हम क्योंकि अब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, हम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल कर चुके हैं, एटम बम बना चुके हैं और कई बना चुके हैं, हमारे पास पावर है। तो इसका मतलब अब हमारी सोसाइटी को सोशल प्रोग्रेस चाहिए, माशी तरक्की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए। उसके लिए अब हमने क्या किया? अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दिया, क्योंकि अवाम की बेस थी ना, अवाम की जरूरत थी, तो उसके ऊपर वो हुकूमत में रिफ्लेक्ट हुई, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में रिफ्लेक्ट हुई। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया? अब चाइना के साथ रिलेशन बिल्ड कर दिए, और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो सीपैक हमने देखा कि यहां पे एस्टेब्लिश हो गया, जिससे हमारी इकोनॉमी को जो है वो फायदा हो रहा है। इसी तरह से मजीद जो ये फिर भी टाइम टू टाइम चेंज होती हैं चीजें, कि कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ वो रिलेशन रखता है तो वो अपनी अवाम की वजह से रखता है, अवाम की नीड को सामने रख के जो है वो रखता है कि नीड क्या है। अब अगर अमेरिका ये कहता है कि उसकी अवाम की नीड क्या है? पीस, अमन चाहिए उसे, तो सवाल ये है अमन कैसे मिलेगा? क्योंकि अमेरिका को थ्रेट्स हैं। ऐसे ही है ना, अमेरिका को थ्रेट्स हैं। किससे थ्रेट्स हैं जी? अमेरिका को कहता है जी मुझे तालिबान से थ्रेट्स हैं, मुझे अलकायदा से थ्रेट्स हैं, मुझे जो है वो ISIS से थ्रेट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी अवाम को ये कहेगा कि अवाम को नीड जो है वो पीस है। तो इसका मतलब वो फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाएगा, यानी कि वो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। उसके नतीजे के तौर पर वो कभी अफगानिस्तान में घुस जाता है, कभी इराक में घुस जाता है। क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो इराक के अंदर क्यों घुसा? वो सिर्फ इसलिए घुसा अमेरिका इराक के अंदर कि भाई उसने कहा कि भाई हमें शक है कि आपके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। थे या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब सवाल ये इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? तो उसने कहा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अवाम को प्रॉब्लम है। मेरी अवाम को, ये दुनिया की जो अवाम है, मैं जिनका बड़ा बना फिरता हूं, उनको प्रॉब्लम है। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उनको थ्रेट है सिक्योरिटी का। उनकी सिक्योरिटी के थ्रेट दूर करने के लिए जब तक इराक के ऊपर जो है अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसराइल से तो प्रॉब्लम है नहीं, तो इराक से प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया? यहां पे जो है फिर इसे पामाल किया और इराक की जो है वो सत्यानाश की। तो इसका मतलब ये है कि जो अवाम है वो इंपॉर्टेंट है सोशल सिस्टम के अंदर। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि भाई अवाम जो है या सोसाइटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बताती है कि उसकी नीड क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बिल्ड भी होते हैं। तो ये आइडिया किसने दिया? ये निकोलो ओनोवसोव जो हैं, इन्होंने ये आइडिया दिया, जो अभी भी हयात हैं और 80 साल इनकी एज जो है वो हो चुकी है। और इन्होंने जो है एक प्रोफेसर है, तो इन्होंने आइडिया दिया 1989 के अंदर। एक बुक थी वर्ल्ड ऑफ और मेकिंग जो है, उसके अंदर जो है वो दिया एक आइडिया।
और इन्होंने क्या आइडिया दिया जी, रीडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है कि रीडिंग ऑफ इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कैसे जो है हम उसे रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है उसे स्टडी कर सकते हैं कि भाई किस मुल्क की क्या नीड है। हम उसे इस तरह स्टडी कर सकते हैं कि हम उसकी सोसाइटी को स्टडी करें, उसका जो मुआशरा है उसकी ज़रूरियात को देखें। इसका मतलब अगर एक पावरफुल मुल्क जो है वो पॉलिसी बनाता है तो वो ये देखता है कि मैं दूसरे मुल्क के साथ पॉलिसी तब बनाऊं कि उसकी आवाम क्या चाहती है, उसकी वो अवाम में जो है ना वो अपना असर रखता है, तब जाके उसके फेवर में पॉलिसी बनती है। तो इसलिए जो सोसाइटी है वो इंपॉर्टेंट है। अब का जो मटेरियल थिंग्स हैं उसके मुकाबले में जो आइडियलिस्ट थिंग्स हैं, अब ये एक साइड पे मटेरियल थिंकिंग हो गई कि हमें मादी फायदा चाहिए, सबसे पहली चीज जो है मादी फायदा चाहिए। अगर किसी को हथियार चाहिए या इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी उसको प्रमोट करना है तो ये मटेरियल थिंग है। अब दूसरा आइडियलिस्टिक थिंकिंग क्या है कि वो चीजें जो आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करें, कि जो आइडियोलॉजी नजरिए के ऊपर हों। जैसे इस्लामिक कंट्री से अगर पाकिस्तान के रिलेशंस हैं तो वो आइडियोलॉजिकल बेस हैं, और ये फिर बनाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस कि हमारी जरूरत क्या है और वो हमारी जरूरत और हमारी आइडियोलॉजी की जरूरत क्या है, ठीक है। और वो फिर जो है वो ड्रॉ करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस कि वो क्या हो सकता है। खासकर जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के जो है वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात या इस्लामिक कंट्रीज के साथ वो आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर हैं, वो मटेरियल नीड की बेस के ऊपर हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, कंस्ट्रक्टिव व्यूज क्या कहते हैं कि अनार्की जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है और वो ही रियलिटी को क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो अनार्की है ये तो मौजूद है। पहली बात तो ये है, यहां खत्म हो गई। इसका मतलब अनार्की ने एक फायदा भी दिया कि अनार्की ने क्या किया, उसने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि मुल्कों को पावरफुल कर दिया, उनको सॉवरन कर दिया, और इसी वजह से स्टेट सिस्टम बना कि अनार्की थी और अनार्की ने स्टेट सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो ये एक फायदा है सोसाइटी के लिए इसके बकौल, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अनार्की ही रियलिटी है, क्योंकि जो रियलिटी क्रिएट हो रही है वो अनार्की कर रही है। तो अब रियलिटी क्या चीज है, जो कंस्ट्रक्ट होना है, ठीक है जी, वो असल में जो है वो उसके अगेंस्ट है कि सोशल जो सिस्टम है अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अच्छा, अलेक्जेंडर वेंडिट जो है 1999 के अंदर ये क्या कहते हैं जी कि अनार्की जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, तामीरी है, वो फायदा दे रही है। अनार्की क्रिएट स्टेट्स, क्यों, इसलिए उसने फायदा दिया। और अनार्की एग्जिस्ट करती थी, करती है और करती रहेगी जब तक सेंट्रलाइज पावर नहीं होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर की प्रिंसिपल्स की बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो उसमें सबसे पहला क्या है जी कि सोशल ग्राउंड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट रिलेशन के अंदर, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं क्योंकि वो डायनेमिक नहीं होते, वो डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वक्त टू वक्त हमने देखा कि अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे तो कुछ और बेस थी, चाइना के साथ है तो कुछ और है, ऐसा ही है सऊदी अरब के साथ है तो वो कुछ और नीड है। तो इसका मतलब वक्त के साथ साथ एक तो स्टेट की नीड चेंज होती है, और वही जो नीड चेंज होती है, जो सोसाइटी की नीड होती है, वही रिलेशंस के ऊपर फिर असरअंदाज होती है। और जो रियलिटी है वो क्या है, जो हकीकत में वो सोशल कंस्ट्रक्शन है, मुआशरे की जो तामीर है, ठीक है, मुआशरे की जो तामीर है वही हकीकत है कि हम अगर किसी मुल्क के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो वो अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के लिए बना रहे हैं ना। स्टेट इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, सवाल यह है कि स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है, स्टेट जहां पे लोग मौजूद हैं वही स्टेट है, तो उसका मतलब लोग ही रियलिटी हैं। अच्छा, स्टेट रिलेशंस, अच्छा वो क्या है जी, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस करते हैं। किसी भी मुल्क के जो स्टेट रिलेशन है कौमी मफादात सबसे पहले होते हैं, और हाउ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट फर्म। अब नेशनल इंटरेस्ट कैसे फर्म होंगे, सवाल ये है। नेशनल इंटरेस्ट फर्म होंगे सोशल सिस्टम से। मुआशरा जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को फर्म करेगा, बताएगा कि उसकी नीड क्या है, उसी के ऊपर जो है वो रिलेशन जो है बेस होंगे। क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी को जो है वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, उसको चेक करना, ये इसकी की पॉइंट है। सिस्टम कंस्ट्रक्शन क्या है, सिस्टम किस तरह जो है वो बनता है, और पावरफुल एक्टर्स सिस्टम के अंदर जो है वो कौन कौन से हैं, ये इसकी डिबेट है। अच्छा, डिफरेंट आइडेंटिटीज ऑफ स्टेट है कि स्टेट जो है उसकी आइडेंटिटीज बेस करती हैं कल्चर के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर। कि हिस्ट्री जो है, जैसे मैंने हिंदुस्तान की अगर बात करता हूं तो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, या खास करके हम पाकिस्तान की बात करें तो जो इस्लाम की जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये बताएगा कि हमारी नीड क्या है और हमें किन के साथ जो है वो रिलेशंस रखने हैं। अच्छा, आइडेंटिटीज जो है वो अफेक्ट करती हैं रिलेशंस को, कि जो आइडेंटिटीज होती हैं वो ताल्लुकात को भी असरअंदाज करती हैं। जैसे पाकिस्तान के अगर मुस्लिम दुनिया के साथ रिलेशन है तो वो उसकी आइडेंटिटी की वजह से ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है जी, कि जो रिवायती तौर पे है कि मुआशरा जो है उसकी जरूरत मौजूद है, वो एक कंस्ट्रक्टिव, एक कन्वेंशनल है, कि रिवायत पसंदी है कि किस तरह से मुआशरा जो है वो ड्रॉ हो रहा है।
आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ जो हैं वो सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर से आते हैं और वो मुआशरे को शेप भी देते हैं, एक शक्ल देते हैं। आइडियाज़ जो होते हैं कि वही आइडियाज़ कल को पहले आइडिया है, अब वो आइडिया जब सोसाइटी के अंदर आएगा, प्रमोट होगा, तो उसी के ऊपर जो है फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्ड हो रही है, उसको वोटिंग मिल रही है, तो वो उसी तरह से फिर आगे आइडिया को लेके चलेगी। आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है, आइडिया ऑफ पीस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट है फॉरेन पॉलिसी का कि आज़ादी जो है, देखिए हम क्यों, अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स की हम बात करें ना, तो हम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि खुद अमन से रहना, दूसरों को अमन से रहने देना, यानी अपनी आज़ादी का ख्याल रखना कि कोई हमारी सोवरेनिटी को जो है वो पामाल ना करे और हम किसी की सोवरेनिटी को पामाल ना करें। हमारा ये बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, यूएस की जो वॉर है, जितनी भी वॉर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर थी, ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। अफगानिस्तान के अंदर की जो वॉर थी वो ये कहते हैं वो पीस वॉर थी, वो पीस के ऊपर बेस करती थी, इसलिए उसने वॉर की, वो मटीरियल नहीं थी, यानी मादी फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं थी कि वो अफगानिस्तान से क्या मादी फ़ायदा हासिल करेगा, इराक से खैर तेल तो वहाँ मौजूद है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंगली ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से पीपल जो है उनको क्या चाहिए, पीस चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि पीपल को पीस चाहिए। अब जो आइडिया है, स्टेट जो है वो वॉर पे कब जाती है, पीस के लिए जाती है, और उसी के अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी बनती है। कि अब यहां पे बता रहा है कि आइडिया कितना पावरफुल है कि एक पीस जो है वो एक आइडिया है सिर्फ जो लोगों के लिए मौजूद है। अब उसी आइडिया के ऊपर फॉरेन पॉलिसी जो है वो डेवलप हो रही है और उसी के ऊपर वॉर कर रहा है अमेरिका, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कोल्ड वॉर जो थी वो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, एक साइड पे कैपिटलिज्म था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो सोशलिज्म था, यानी एक साइड पे सरमायादारी थी और दूसरी साइड पे जो है वो कम्युनिज्म था। तो ये आइडियोलॉजीज की वॉर थी जिसमें आप देख लें कि अमेरिका ने कितना पैसा झोंका, किस तरह से जो है वो अलायंसेस बने और किस तरह से जो है वो दुनिया अगले 30-40 साल उस टाइम पे रही, ठीक है। अच्छा, जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की डिबेट है उन्होंने जो है दुनिया को शेप किया। अब जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जैसे कि रशिया की हम बात करते हैं, या उसके बाद हमने देखा कि चाइना बना, क्यूबा की अगर हम बात करते हैं, तो ये कौन से मुल्क थे, कम्युनिस्ट मुल्क थे। अब क्यूबा अभी भी है, चाइना कुछ चेंज हो गया, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है। अब अमेरिका इस टाइम पे अगर बात करें तो इन्होंने इनको चेंज किया, इन्होंने इनके इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज किया, शेप किया। इसी तरह से अगर जो सरमायादार मुल्क थे, जो कैपिटलिस्ट मुल्क थे, उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसीज को चेंज किया और असर किया। तो ये चीजें, यानी कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, जो मुआशरती बनावट जो है एक्चुअली में वो शक्ल देती है इंटरनेशनल रिलेशंस को, और वो कंस्ट्रक्टिव जो है तामीर पसंदी की जो सोच है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और तामीर पसंदी की क्या सोच है कि सोसाइटी को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे ये हमारी जो 10 थ्योरीज थी और अप्रोचेस थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो एंड होती हैं और इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो इसके ऊपर जो फीडबैक है वो आप ज़रूर जो है वो दें कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक लॉन्ग वीडियो है तो ऑब्वियसली उसमें जो है फिर बहुत सी गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उसके लिए आप फीडबैक जो है वो ज़रूर मुझे दे सकते हैं। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।